सर। तो हम लोगों ने आज सुबह मल्टीलेयर की फील्ड पर प्रैक्टिकली जाना कि किस तरह से हमें स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले या फसल को बोने से पहले खेत के लिए किस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये हमने आज बहुत गहराई से फील्ड पे पड़े हुए घास कचरे और इन सब चीज़ों को क्लीन करते हुए सीखा। मेरा आप सभी से ये कहना है कि अभी जो हम लोगों ने 3-3.5 घंटे सुबह में जो प्रैक्टिस की, उस प्रैक्टिस में आपको क्या रियलाइज हुआ, क्या मतलब आपको लगा, क्या सीखा, क्या जजमेंट किया, वो आप लोग हमें व्यू बताइए। फिर हम लोग मिट्टी के प्रकार और उसके सुधार के बारे में फिर बातचीत करेंगे। ठीक है, हाँ, कोई भी बता सकता है, एक एक करके बताइए। सर छोटे ज़मीन में रहेंगे तब तो उसका मैनेजमेंट इस तरह कर लेंगे जी, लेकिन अगर कोई बड़ा ज़मीन दो एकड़ में कर रहा है, 2 बीघे में कर रहा है, उसको तो थोड़ा लीजिए। और हमने पहला ऑप्शन आम जो है उसमें वेस्ट डिकम्पोजर लेके और छिड़क दीजिए और मिट्टी को जोत दीजिए, वो वापस फिर वही डिस्पोज हो जाएगा। तो वो एक बेटर विकल्प है, फिर उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि हम लोगों को अभी कल से इसमें वो करना है तैयारी करके, और परसों इसमें बेड बना के और नर्सों जो है 3-4 दिन के अंदर हमें फसल बोनी है, तो इसलिए हम लोग ये सब क्लीनिंग किया। पर अल्टीमेटली जो मकसद है वो है फील्ड को क्लीन करना। आप चाहे फील्ड में से कचरा निकाल के क्लीन करें या फिर आप बड़ी फील्ड है तो रोटावेटर चला दीजिए एक बार। रोटावेटर चलाएंगे तो क्या होगा कि वैसे ही टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़े होने के बाद फिर आप उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल के फिर एक बार जुताई कर दीजिए, तो वो बहुत फास्ट कंपोस्ट हो जाएगा। और फिर भी हर केस में आपको 8 से 10 दिन बल्कि 15 दिन तक का तो वक्त देना पड़ेगा, तब जाके फिर हम काम कर पाएंगे। तुरंत काम नहीं कर पाएंगे, है ना। विकल्प है वर्मी कंपोस्ट भी कितना दिन पहले अगर इस फील्ड में उपयोग करें तो वर्मी कंपोस्ट कम से कम देखो 2 से 3 दिन पहले जो हम लोग बुआई करते हैं, बुआई से 2 से 3 दिन पहले हमको कंपोस्ट डालना चाहिए। कोई भी कंपोस्ट डालो, चाहे वर्मी डालो, चाहे जो भी आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल है, बुआई के 3 दिन पूर्व डालना चाहिए। और कंडीशन नमी युक्त खेत में डालना चाहिए, बिना नमी के खाद कोई भी खेत में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो खाद होते हैं, खादों में जैविक खाद खास करके है ना, इनमें क्या होता है, ये इनमें जीवाणु होते हैं, और अगर ये हमने सूखे खेत में डाल दिए या धूप में डाल दिए तो इनके सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और फिर वो खाद का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए नमी हो खेत में, जैसे अभी हम लोगों के खेत में जो नमी थी, इस कंडीशन में हम डाल के और वापस मिट्टी में उसे पलट देते हैं, तो वो फिर खाद 100% काम करती है। सर ये वेस्ट डिकम्पोजर कितने दिन में सर मतलब उसको कंपोस्ट कर देगा? देखिए वेस्ट डिकम्पोजर एक दिन में बन जाएगा, उसमें इतना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा बनने में। सारी चीज़ों को आप मिलाइए एक बर्तन में, हमें उसमें क्या मिलानी है, ताज़ा गोबर, गौमूत्र पुराना या ताज़ा, 2 किलो गुड़ और 2 किलो जो है उड़द की दाल का आटा और 1 किलो ईस्ट खमीर, इन सबको मैश करके हमने रखा, कपड़े से उसका मुंह बांध दिया ताकि मच्छर मक्खी पंखी इत्यादि जो कीट वगैरह हैं वो उसमें जाके ना चले जाएं। और फिर मिनिमम 24 घंटा, अधिकतम 48 घंटे के अंदर उसके बर्तन को निकाल के और उसको जाके खेत में छिड़क लेंगे। अब हमने जो मिक्सचर बनाया वो तो लगभग 30-40 kg के आसपास का है, लिक्विड में है ना, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे और फिर उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 मिनट तक घुमाएंगे। फिर उसके बाद ज्यादा पानी मिला के इस सॉल्यूशन को 1 एकड़ में हमें छिड़कना है ना। तो क्वांटिटी क्या रहेगी, पानी कितना डालेंगे, किस प्रोपोर्शन? पानी देखिए आपकी डालने की विधि के द्वारा तय होगी। ठीक है, कैसे, अब मान के चलो आपको खेत में मग्घे से छिड़कनी है, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, तो आप अगर 1000 लीटर का सॉल्यूशन बना लेंगे तो 1000 को छिड़कने में वक्त लगेगा ज़्यादा, तो अल्टीमेटली इस 20-30 लीटर के मिक्सचर को आपको 1 एकड़ में देनी है। तो आप क्या करोगे कि इसमें 400-500 लीटर पानी मिला लिया है ना, एक बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, और उस पानी को लेकर आप फिर मग्गे से पूरे खेत में ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास कोई मशीन का अरेंजमेंट है,
तो फिर आप इसमें डाल लो 3000 लीटर पानी, 4000 लीटर डाल लो, और फिर मशीन रख के और जो रोल पाइप होता है अपना उससे जाके फुहार कर दो पूरे खेत में। तो सर कितने दिन में ये सर डिकम्पोज हो जाएगा वो जो? देखिए कम से कम अगर जिस तरह से आज हमारे खेत में जो नमी थी, इस नमी में ये समझ लो कि 60 से 70% नमी है ये, ठीक है। नमी कम से कम 25% खेत में होना चाहिए। इतनी नमी में अगर 10 दिन आप दोगे तो पूरी तरह से कंपोस्ट हो जाएगा। 10 दिन मतलब 10 दिन के बाद हम फसल फिर उसमें बो सकते हैं। तो सर वो उसकी रूट भी खत्म हो जाएगी जो? हाँ डिकम्पोज हो जाएगी ना वो तो, क्योंकि आप उसकी जड़ तो जमीन के संपर्क में है नहीं है, आपने उखाड़ दी, उसमें हवा लग गई जड़ में और आपने डिकम्पोजर डाल दिया तो वो जाके कंपोस्ट हो गई, है ना। ऐसे करना है। और बताइए और क्या सीखा हमने सुबह, क्या जजमेंट किया, क्या रियलाइज किया, बताइए अपने अपने को बताओ जो भी आपने जजमेंट किया हो। सब बीट्स का भी एक मतलब उसका एक यूज जो है, जैसे कि बीट्स को आप बोले पोटैश बन जाए, हाँ डिकम्पोज जी करके साफ करके उसका बीट्स का भी यूज है। बिल्कुल। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो है बीट्स का यूज कर रहे हैं, नहीं तो क्या है वो वेस्ट मटेरियल है और हम लोग वेस्ट समझ के उसको बार बार जो है ना बुरी नजर से देखते हैं, ठीक है कि यार ये क्यों आ गया हमारे खेत में। तो अगर आ गया है तो ठीक है, उसको हम लोग अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और कोई चीज सर बेस्ट पार्ट ये था सर कि उसको बिना मतलब जलाए या फिर सर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं सर, और जिसके कारण हमारी जमीन को कोई मतलब सर और उसके लिए वो यूजफुल हो रहा है। तो वो सर बेस्ट पार्ट बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए हमें हर काम कोई भी काम करना है ना इन्वायरमेंटल बिहाफ पर उसको देख के जजमेंट करके ही करना है। क्योंकि अगर हमने कोई भी काम किया और अगर मौसम को नुकसान पहुंचाया तो वो मौसम जो है ना अल्टीमेटली घेर के आपके ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरी दुनिया कितना सीरियस है एनवायरनमेंट को लेकर और पर्यावरण को लेकर। हम दिन प्रतिदिन एक इंसान कितना प्रदूषण फैलाता है, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो कपड़ा पहने, चाहे वो मोबाइल रखे, चाहे वो पेन रखे, ये सारी चीज़ें भी हम जो उपयोग कर रहे हैं इनसे भी कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन प्रदूषण को फैलाने में हुआ है। तो हमको खेती करते समय ये ध्यान में रखना है या इवन कोई भी काम करते समय ये ध्यान में रखना है कि हम जो वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं हम कोशिश करें इको फ्रेंडली वस्तुओं का इस्तेमाल करें, ताकि उनको बनने में भी इन्वायरमेंट को हानि ना हो और जब वो आपके हाथ से डिस्पोज हो या वेस्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो भी इन्वायरमेंट को हानि ना हो। तो हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हर दृष्टिकोण अपना खेती में लगानी है कि किसी भी लेवल पे हमारा नुकसान इन्वायरमेंट को नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं ये पूरा मॉडल एक तो सस्टेनेबल है, दूसरा बायोडिस्पोजेबल है कि जी इसमें जो भी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी, बांस, घास जो भी है वो सब जो है ना मिट्टी में जाके एक दिन के बाद 4-5 साल के बाद जब इसकी उम्र खत्म हो जाएगी तो मिट्टी में मिल जाएंगी। तो ये डिस्पोजेबल पॉइंट है, तो ये मतलब बहुत बढ़िया चीज है। और जो भी हमारे खेत में इस तरह के वेस्ट होते हैं अगर हम उसको डिस्पोज करके कंपोस्ट बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट बच रहा है कहीं ना कहीं। अगर तो हम डिस्पोज नहीं करेंगे तो कहीं किनार पे आप डाल के सुखाओगे, फिर वो इधर उधर उड़ेगा, फिर जाके आप आग लगा दोगे, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो हर एक एंगल को, हर एक विधि को, हर एक पॉइंट को आपको एनालिसिस करना है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे रत्ती भर भी इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे और कौन व्यक्ति इसको सुधारेगा? कोई नहीं सुधार सकता इसको। तो इसको हर एक व्यक्ति अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके जरूर सुधार सकता है, ठीक है। तो एक तो हम रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती पे हैं, तो रसायन से होने वाले प्रदूषण से हम बच जाएंगे पहले, ठीक है। क्योंकि जो रासायनिक प्रदूषण करते हैं वो हमें दिखते नहीं है, हम लोग गाड़ियों से धुआं उड़ाते हैं वो हमें दिखता है कि जी हम धुआं उड़ा रहे हैं, ठीक है। फिर फैक्ट्रियों से जो हम धुआं निकाल रहे हैं वो हमें दिखता है कि जी धुआं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें पॉल्यूशन समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि हमने खाद डाली, हमको तो दिखता है क्या, पेड़ की बढ़वार, ग्रोथ, ठीक है। लेकिन उसमें जो एसिडिटी होती है वो जाके जमीन पे जब पड़ती है तो गैसेस बनती हैं और वो गैसेस जाके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं और फिर वही गैसेस वायुमंडल के द्वारा पानी की बरसात के माध्यम से फिर वापस हमारे ऊपर गिरती है। तो वो पानी मतलब जो है कहीं ना कहीं फिर
नुकसानदायक पत्ती की तरह, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ तो मेथड है जो सर पोटैश बनाने का जी, तो सर इसे आप बता सकते हैं? देखिए पोटास बनाने की जो बात है, कंपोस्टिंग के टॉपिक पे तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दें कि जो गाजर घास होती है ना, गाजर घास में पोटास जो तत्व होता है काफ़ी रिच मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी गाजर घास है आप उसको बुरी नज़र से मत देखो, उसको उखाड़ो और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको कंपोस्टिंग में ले जाओ। और कंपोस्टिंग की एक आइडियोलॉजी सेट कर लो दिमाग में कि हमें कंपोस्ट कैसे बनाना, चाहे गोबर का कंपोस्ट हो, चाहे सिटी वेस्ट कंपोस्ट हो, चाहे ड्राई वेस्ट कंपोस्ट हो, चाहे गीला कंपोस्ट हो, या फिर हमारे किचन से निकलने वाले मटेरियल का कंपोस्ट हो, या सूखी पत्तियों का कंपोस्ट हो, या गीली फार्म का जो वेस्ट होता है, घास, कचरा, छिलका इत्यादि इत्यादि, वो सब हो। सबको आप 4 फीट चौड़े पिट पे 10 से 12 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, ठीक है, एक मार्किंग बना लीजिए। और खड्डा खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़मीन के सरफेस पे ही बनाइए, क्योंकि खड्डा अगर आप खोदेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है ना बहुत कम होता है, और ज़मीन के सरफेस पे करने से ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर होता है। तो हम गड्ढा क्यों खोदते हैं? गड्ढा हम इसलिए खोदते हैं क्योंकि उसमें मटेरियल में मॉइस्चर बना रहे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फिर ऊपर भी मॉइस्चर बना के रखना है, क्योंकि हम एक दूसरा फायदा इससे ले रहे हैं कि प्रॉपरली मतलब जो है ना उसमें हवा और ऑक्सीजन और ये सब सारी चीज़ों का फ्लो प्रॉपरली होता जाएगा। तो इसको या तो आप पेड़ की छाया में करिए, या तो आपके पास कोई टीन शेड वगैरह हो, इस तरह का कुछ हो तो उसके में करिए। तो 4 फीट चौड़ा और 10 से 12 फीट लंबा हमने पिट बनाया, और उस पिट में क्या किया, जो भी हमारे पास कचरा है उस कचरे को पहले छोटे छोटे पैलेट बना लो, छोटे छोटे टुकड़े बनाओ। तो उसके लिए क्या होता है, जो कटर मशीन होती है हमारी, जो गायों के लिए हम कुट्टी करते हैं, छोटे छोटे पैलेट बनाते हैं फॉडर के, उसी में आप सारे कचरे को डाल दीजिए। तो वो क्या करेंगी, टुकड़े टुकड़े करके आपको निकाल देंगी। उन टुकड़ों को आप जो है सरफेस पर बिछाइए, मतलब ज़मीन पर बिछाइए, और 4 फीट चौड़े और 10 से 12 फीट लंबे स्पेस में आपने बिछा दिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि उसमें 1 किलो खड़ा नमक, क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल नमक है ना, हाँ जो समुद्र से मिलता है। हाँ, पहले हम लोग जो है खड़ा ही नमक ही इस्तेमाल करते थे। पहले मसाला पिसता था खल्ला बट्टा से या फिर उससे, तो हम लोग क्या करते थे, उसी में धनिया, मेथी और जो भी है सब मसाला डाल के उसी में 2-4 टुकड़े नमक के डाल दिए और उसको फिर पीसा करते थे। तो वो नमक हमको क्रिस्टल वाला ला के रख लेनी है, और 100 किलो कचरे पर 1 किलो नमक डालनी है। तो एक अंदाज बना लीजिए कि अगर हमने 4 टोकरी डाला, 10 टोकरी डाला, 5 टोकरी, जो भी है एग्जाम्पल, उतने में हमारा 100 किलो कचरा हो जाता है। तो जी उसमें फिर 1 किलो ऊपर से हमें क्रिस्टल नमक डाल देनी है, ऐसे टुकड़े टुकड़े बीच बीच में, ठीक है। और फिर उसके ऊपर फिर 100 किलो कचरा रखनी है, फिर क्रिस्टल नमक डालनी है, फिर 100 किलो कचरा, फिर 1 किलो नमक, 100 किलो कचरा, 1 किलो नमक, ऐसी 5 परत में आप वो टुकड़े टुकड़े डाल के और नमक भी डालते जाइए। और जब 5वां हमारा कंप्लीट हो जाए तो आपको बैग जो है ना सीधा यूं नहीं उठाना, यूं तो उठा भी नहीं पाओगे, आपको कैसे उठाना है, ऐसे उठाना है, यूं से, ठीक है, ताकि ऊपर जाके ये पूरा ऐसे रोल टाइप का बन जाए। क्योंकि ऐसे सीधे उठाएंगे तो ये तो उठ ही नहीं पाएगा, 2 फीट में ये बिखरेगा। तो हमें क्या करना, अंदर को ढकेलते हुए और ऊपर जाके टॉप इसकी मिला देंगे, तो क्या होगा, यू शेप का कर्व बन जाएगा। और इस यू शेप का कर्व लगभग 2 फीट मैक्सिमम हाइट का बनेगा, क्योंकि 5 परत आप जब डालोगे 100 किलो कचरे की तो हाइटेड हो जाएगा। तो 2 से 2.5 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट नहीं लेना चाहिए। इवन जब भी हम कंपोस्ट बनाएं तो ज़मीन में जो अंदर खड्डा खोद के भी हम बनाते हैं अगर, तो उसकी डेप्थ भी 2 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि 2 फीट से ज़्यादा अगर डेप्थ होती है तो ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता प्रॉपर, और ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा तो बैक्टीरिया ढंग से काम नहीं करेगा, और बैक्टीरिया ढंग से काम नहीं करेगा तो कंपोस्ट नहीं हो पाएगा। और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि जहाँ पे भी लोग गोबर को खड्डे में पटकते हैं, उन्होंने बहुत गहरा खड्डा बना लिया, बोले साहब जो है ना बहुत सारा बन जाएगा, तो पता चला 2 साल बाद भी वो गोबर कच्चा निकलता है, अंदर हरा का हरा निकलता है, 2 साल बाद भी एज इट इज के एज इट पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता उसका। तो कंपोस्टिंग की प्रोसेस के लिए बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई होना और बैक्टीरिया का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैक्टीरिया जहाँ पर है वहाँ पर 3 चीजें चाहिए, भोजन, हवा और पानी, ठीक है कि नहीं। तो नमी तो ऑलरेडी है ही, पानी उसमें है ही, मॉइस्चर, ठीक है।
और भोजन है ही खाने को, कंपोस्ट करने को, और हवा नहीं है तो बस प्रक्रिया रुक जाएगी। तो हमको जमीन के सरफेस पर बनाना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 फीट चौड़ा 10 से 12 फीट लंबा बिट लिया और उसको यू शेप में ऐसे कर दिया, और इसके ऊपर हमने फिर जूट का बोरा डाल दिया, ठीक है। हमने क्या किया, जूट का बोरा डाल दिया। तो जूट का बोरा क्या होता है कि एक तो एरिएशन भी करता रहता है, मतलब उसके जो छिद्र होते हैं उसमें से एयर पास होती रहती है, पैक नहीं होता वो। और दूसरा क्या होता है कि शेडो भी हो जाता है, उसके ऊपर वो ढकना भी हो जाता है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि आप धूप में एक पिट बना दें और ऊपर से जूट का बोरा डाल दें, ये नहीं करना। पहले तो पिट छाया में होना चाहिए और फिर उसके ऊपर से बोरा होना चाहिए, जूट का बोरा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जूट का बोरा ढका रहेगा तो मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा, नमी एकदम से उड़ेगी नहीं, और एयरेशन भी होता रहेगा, हवा भी जाती रहेगी। इसके बाद 20 दिन के बाद बोरे को आपको हटाना है। आफ्टर 20 डेज हम लोग जूट के बोरे को हटाएंगे और फिर फावड़े से उसको क्या करेंगे, ऐसे मैश कर देंगे, हल्का सा मैश कर देंगे। इससे क्या होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ऐसे मटेरियल हो जाएगा तो ऑक्सीजन का फ्लो और ज्यादा हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। और ये करने से पहले हम पहले देख लेंगे कि हमारे मटेरियल में मॉइस्चर कितना खत्म हो गया, मतलब कितना कम हो गया। अगर 25% से कम हो गया तो क्या करनी है, उस पर हल्का सा गौमूत्र का स्प्रे मार देंगे, ठीक है। अगर उपलब्ध ना हो तो ठीक है, थोड़ा गौमूत्र ले लिया, बाकी का पानी ले लिया, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मॉइस्चर जब आप डालोगे तो उस मॉइस्चर से मतलब कंपोस्टिंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। तो 25% के आसपास हमें मॉइस्चर रखना है, ये ध्यान, कितना, 25%। एकदम सूखा नहीं होना चाहिए और एकदम ऐसा नहीं कि हम पानी डालते जा रहे हैं नीचे से पानी बह रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर 25% का, इतने ही मॉइस्चर में सॉइल के अंदर या कंपोस्टिंग के अंदर बैक्टीरिया प्रॉपरली काम करता है, ठीक है। तो हमने 25% मॉइस्चर मेंटेन कर दिया और फिर वापस बोरे से ढक दिया। फिर यही प्रोसेस हम रिपीट 20 दिन के बाद फिर करेंगे। बोरा जूट का हटाएंगे, फिर मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए गौमूत्र पानी मिला के और कर देंगे, और प्योर गौमूत्र तो प्योर गौमूत्र भी डाल सकते हैं। और 20 दिन बाद फिर एक बार, तीसरी बार रिपीट करना। तो कुल मिला के हमने कितनी बार किया, 3 बार, 20 दिन, 60 दिन के बाद लगभग 70 से 90 दिन के अंदर वो मटेरियल पूरी तरह से कंपोस्ट हो जाएगा, ठीक है, पच जाएगा, पूरा कंपोस्ट हो जाएगा। और अब वो जो कंपोस्ट बचा है वो प्योर पोटेशियम। अब आप उसको जहां पे भी, जिस भी फसल में इस्तेमाल करेंगे तो जो के की कमी है, पोटेशियम की कमी है, उसको पूरा करें, ठीक है। तो ये एक विधि है उसको कंपोस्टिंग करने की। जब हम कंपोस्टिंग के प्रैक्टिकल टॉपिक पे चलेंगे तो इसको करके आपको सिखाएंगे कैसे करना था, ठीक है। और बताइए और क्या सीखा हमने? ये सर एक क्वेश्चन था मेरा सर, मल्टीलेयर फार्मिंग जो हम लोग करेंगे 5 क्रॉप की सर, अलग अलग क्रॉप की, अगर किसी एक में डिजीज अगर बायोलॉजी लग जाए सर, तो वो डिजीज तो 5 प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगी सर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, डिसीज और कीटाणु जो भी होते हैं जो फसलों में लगते हैं खासकर, तो डिसीज तो होती है डिफिशियंसी से, ठीक है, और कीड़े भी लगते हैं डिफिशियंसी के नेक्स्ट स्टेप पे। मतलब अगर पौधे में कमजोरी है तो सबसे ज्यादा बीमारी उसको आएगी, और फिर बीमारी लगने के बाद ढेर सारे फिर कीड़े भी उसमें लग जाएंगे, ठीक है। तो हमको ये चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एक फसल में डिसीज लगेगी तो वही सब में ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो आपका न्यूट्रिशन बैलेंस वहां पर इतना बढ़िया रहेगा कि बीमारी जो है ना, पहली बात तो आई ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले नंबर फोकस कर रहे हैं डाइटिंग प्लान पे। मिट्टी में अगर हम प्रॉपर सारी डाइट मेंटेन कर रहे हैं तो बीमारी आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो बीमारी उस चक्कर में आनी नहीं, और 4 फसलों के कॉम्बिनेशन अगर वहां पे और लग गए तो फिर और चांसेस कम हो जाते हैं बीमारी आने के। रही बात कीड़ों की, अगर किसी भी एक फसल पे कीड़े आ गए, अगर आप समय रहते अगर उसमें स्प्रे या जो भी उसकी प्रिकॉशंस हैं वो लेते हैं तो वो फिर और दूसरी फसलों में नहीं लग पाते। और अगर मान के चलो नहीं करते हैं तो ये तो एक सामान्य बात है, आज आपके खेत में लगे हैं, पड़ोसी ने दवाई डाली या आपने दवाई डाली है तो जाके फिर दूसरे के खेत में लग जाएंगे, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। तो हमें उसका प्री प्रिकॉशंस फॉलो अप करना है, ठीक है। और क्या सीखा हमने सुबह?
बताओ भाई, 4 घंटे घास निकाली आपने, क्या रियलाइज हुआ? रियलाइज तो यही हुआ कि अगर एक बार आप सही ढंग से क्लीनिंग करोगे तो उसकी सर बीट्स की जो परसेंटेज है सर, वो जो अभी जो परसेंटेज है उससे तो हाफ हो जाएगी सर। और अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे करते हो फिर तो सर वो बीट्स ना के बराबर है। बहुत अच्छा, देखिए ये बहुत गुड पॉइंट है जो आपने रियलाइज किया। देखो नहीं तो समस्या तो ऑलरेडी बनी हुई है ना हमारे बीच में, और वो समस्या हमेशा रहने वाली है। हम तो सदियों से सुनते आ रहे हैं, है ना। हमारे पूर्वज भी कहते थे जी घास हो रही बहुत, आज हम भी कह रहे हैं घास हो रही। कभी समाधान नहीं होगा। समाधान के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जो आज हमने रियलाइज किया कि एकदम हम पूरी अगर फील्ड को एक बार क्लीन कर देते हैं और फिर सही समय पे सभी तरह की फसलों को हम खेतों में लगाते हैं तो खरपतवार नीचे दब जाएगा, फसल आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, खरपतवार इंप्रूव है, फसल जो है ना बिल्कुल कमजोर है, तो उस चक्कर में वही चीज फिर हावी हो जाती है। तो हमें जो हावी होने वाली चीज है उसको मैनेजमेंट करके उसको दबानी है और जो फसल है उसको इंप्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और बताइए भाई, आप लोग मुझे बताओ सर ये मल्टीलेयर में तो हो जाएगा, जेनरल में बहुत मुश्किल है। मल्टीलेयर छोटा एरिया है जी, उसमें इतना प्रकार के लग रहा है तो उम्मीद कम है कि उसमें दूसरा घास निकल सकता है, बहुत कम निकलेगा। लेकिन जनरल जो है खेत है जी, उसमें तो बहुत मुश्किल होगा। उसमें मुश्किल होता है, लेकिन देखो उसमें भी कंट्रोल करने के उपाय हैं, ठीक है। उसमें दूसरे तरह के उपाय हैं, और दूसरे तरह के उपाय हैं, एक तो नेचर का एक आइडियोलॉजी रूल है कि अगर आप मिट्टी को ढकोगे तो खरपतवार नहीं आने वाली, ये तो आइडल रूल है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम वहाँ पे जहाँ ओपन में फसलें दे रहे हैं, क्या हम वहाँ पे ऐसा कुछ कर पा रहे हैं कि हम मिट्टी को पूरी तरह से ढक दे रहे हैं तो फिर वीड्स नहीं आएंगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि ढकने के लिए जितना भी आपके पास वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल का उपयोग करो, ठीक है। अब बात इतनी है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो वेस्ट कहाँ से आए, ठीक है, ऐसा भी सवाल हो सकता है आपका। या दूसरा हम लोग ये प्रयास भी कर सकते हैं कि उस पर एक बार जो है अच्छा जोत के मॉइस्चर दे के गर्मी के टाइम पे, और उस पर 0.25 माइक्रोन की एक बार पॉलीथीन बिछा। किस समय पे? गर्मी के समय, अप्रैल के महीने। सर ये छोटा एरिया में तो पॉलीथीन बिछा नहीं सकते। नहीं देखिए वो बड़ा एरिया में कहाँ मैं बता तो रहा हूँ आपको, 1 एकड़ की पॉलीथीन 7-8 हज़ार रुपए की कॉस्ट पे होगी, ठीक है। तो 1 एकड़ की पॉलीथीन हम ले आए, हमने बिछा दी, और फिर जाके अगले 4-5 दिन के बाद दूसरे पे बिछा दी। वो ऐसे थोड़ी है कि वो हमेशा बिछी रहेगी। जो हमारा मोखा घास है, उसका कोई अल्टरनेट है? किसका? पॉलीथीन ना बिछाए कुछ और अगर करें, जैसे फिर सामान्य व्यक्ति है वो तो आच्छादन ही एकमात्र विकल्प है, और फसलों का मैनेजमेंट ही एकमात्र विकल्प है कि आप फसल को बीज से पहले आने के लिए हर संभव प्रयास करें, ठीक है। जैसे अब अगर मान के चलो जो फील्ड आज हम लोग क्लीन कर रहे थे, अगर उस फील्ड में आप पीछे से बुआई कर देते ये तो फटाफट निकल जाएगा। हाँ फटाफट निकलता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है ही वहां पर और है। जिंदा अवस्था में है अभी। उसको बस खाली एक सेटलमेंट चाहिए था और जाके वो खड़ा हो जाता, और ऑलरेडी उसका पौधा बना हुआ है यार पहले से, तो उसको तो ग्रोथ ही करनी थी। तो कुल मिला के हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम वहां से इस चीज को अलग ही कर रहे हैं पहले ही, ताकि जो भी हम फसल बोए वो पहले आए और घास बाद में। दूसरा, जब आप ओपन में करते हो तो ओपन में आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से इस तरह की चीज़ें मिल जाएं, जैसे केले के पत्ते मिल जाएं आपको, गन्ने की पत्ती मिल जाए आपको, हल्दी या अदरक की पत्तियां मिल जाएं आपको। तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं थोड़ी, जैसे केले की पत्तियां मिल गई फॉर एग्जाम्पल, बिछा दो बड़े लार्ज स्केल पे बढ़िया, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम पॉलीथीन का काम करेगा वो, और डिस्पोज भी हो जाएगा वो पत्ता एक समय के बाद। तो देखो करना तो यही पड़ेगा। अच्छा दूसरा क्या है, फसल का मैनेजमेंट बिठाओ। सबसे ज्यादा बढ़िया चीज तो, क्योंकि वो आपके हाथ में है, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो किया जा सकता है। ये सब चीजें थोड़ी कठिन हो जाती हैं, उपाय है पर कठिन है। आप पत्तियां अरेंजमेंट करना वो एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, पर धीरे धीरे आप करोगे तो समाधान मिलता है। हमने जो प्रयास करते हैं, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, हमने क्या किया इसके लिए कि जैसे अभी हम फसल लगाने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, खेत को अच्छा गीला कर देते हैं। गीला हो गया तो घास निकलने लग गई, जर्मिनेशन आने लगा 3-4 दिन के बाद, 4-5 दिन 7 दिन, और 7-8 दिन के बाद अब हमने फिर इसकी जुताई कर दी। फसल नहीं बोएंगे अभी, क्या करेंगे, जुताई कर देंगे।
तो जो वीड्स उगने वाले थे वो पहले राउंड में उग गए। अब इसके बाद आप उसमें बिजाई कर दीजिए, तो जो सेकंड राउंड में बीज आने वाले हैं वो अब थोड़े लेट आएंगे, क्योंकि पहले राउंड में जो आने थे उनको फटाफट वो आ गए, वो जल्दी जर्मिनेट होने वाले सी। अब जो धीरे धीरे जर्मिनेट होने वाले आएंगे उसके पहले हमने अपनी फसल लगा दी, अब हम फसल को इंप्रूव कर लेंगे, तो क्या होगा कि फसल हमारी पहले हो जाएगी। तो ये चीज जो है ना, बहुत छोटे छोटे उपाय आपको करने पड़ेंगे, तभी हम इससे फ्री हो पाएंगे। हम कोई ऐसा विकल्प सोचें कि जी कोई दवाई है या कोई जादू की छड़ी है कि जी ये ना आए इसके लिए हम ये कर लें, तो ये संभव नहीं है। ये तो प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट है, और साहब ये तो हो गई होगा, इससे आप बच नहीं सकते। हाँ, इसका उपाय जरूर करो, ठीक है। तो ये उपाय आप सोचिए, और जैसा कि मैं पॉलीथीन का उपाय आपको एक बता रहा था 0.25 माइक्रोन की, जैसे मान के चलो 2-5 एकड़ भी जमीन है किसी की, तो वो तो आराम से कर सकता है। हमने स्प्रिंकलर चलाया और मिट्टी की जुताई कर दी, जुताई करने के बाद हमने पॉलीथीन को पूरे खेत में बिछा दिया, कोई गैप नहीं, पूरा ढक दिया, और चारों तरफ और बीच बीच में उसमें पत्थर धर दिए, और कम से कम 7-8 दिन बल्कि 10 दिन तक हम उसको ढका रहने देंगे। तो उससे क्या होगा, नमी है नीचे, नमी है तो जर्मिनेशन होना ही होना है, ठीक है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वो पौधा जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होके इतना हाई टेम्परेचर होगा वो, क्योंकि ढका रहेगा ना पॉलीथीन, इवापोरेशन भी चलेगा, और ऊपर से मतलब एक अजीब टाइप की गर्मी वहां पर क्रिएट होगी, और उस गर्मी में जितने भी जर्म होंगे वो धीरे 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 करके उगेंगे और जर्म खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब ह्यूमिडिटी होती है तो कोई भी बीज जो है ना मजबूरी में जर्मिनेट होने में तैयार हो जाता है। बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं, उस पे तो देखो बैक्टीरिया तो ऐसा है कि अगर मान के चलो थोड़े बहुत बैक्टीरिया इफेक्टेड होंगे ही, तो जैसे ही हम उसको हटाएंगे और वो वापस फिर मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे। सर तो अगर हम लोग प्लास्टिक सर उस पर डालेंगे तो सर उसमें तो हवा और सनलाइट का तो सर 10 दिन डाल के रखनी है, 10 दिन डाल के और फिर हटा दीजिए, फिर वापस आपका खेत वापस। हमें तो केवल उन बीजों के जर्म को खत्म करना है, समझ रहे ना। जैसे प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आप एक कागज का टुकड़ा किसी भी जर्मिनेशन होने वाले पौधे के पहले उसके ऊपर रख दीजिए, तो क्या होगा, वो वहीं पे ऐसे ऐसे सिकुड़ के मर जाएगा, ठीक है। तो वो एक चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकती है कि अगर आपके पास कागज मिल जाए, कागज बोले तो ये पुट्ठा जो होता है ना, गत्ता वाला पुट्ठा, पर वो ये अगर लार्ज स्केल में आपके पास कहीं है ऐसा उपलब्ध, तो ठीक है, आप बोल लेके वो भी डाल सकते हैं। जूट के खराब वाले बोरे अगर आपके पास कहीं उपलब्ध हैं, हो सकता है किसी के पास हो, है कि नहीं है, कि उन्होंने कहा साहब हमारा तो शक्कर का काम है, हमारे तो खूब बोरे निकलते हैं फटे हुए वेस्ट जो कोई काम के नहीं होते हैं, तो ठीक है, फसल होने के बाद आप बोरे बिछा दीजिए जमीन पे, तो उससे भी वीड्स कंट्रोल होगा। तो कुल मिला के मिट्टी के स्पेस को ढकना ये आइडियोलॉजी है। अगर मिट्टी का स्पेस खुला रहा तो फिर कुछ ना कुछ उगले, या तो आप फसल उगाओ और या तो फिर उसको ढको, दो में से कोई एक काम करो। और लेयर फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, ढकते तो है नहीं, फसल उगाते हैं उस पर, तो वो मैनेजमेंट से वीड्स नहीं होता। और हम लोग जब ये मॉडल पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप खुद से रियलाइज, ये समझ डेवलप कर पाओगे कि हाँ हम कैसे इस खरपतवार को कंट्रोल करें, ठीक है। तो ये उपाय है खरपतवार को कंट्रोल करने। सर सभी क्रॉप के लिए तो सही है सर, धान के लिए सर हम लोग वीड मैनेजमेंट सर कैसे? देखिए, धान के लिए प्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया कि पहले आप खेत में पहले ही पानी दे दो और फिर खरपतवार को उग जाने दो, 1 हफ्ते तक कुछ मत करो, और फिर जाके उनको जोत के और फिर पानी भरो, फिर मचाओ खेत को, तो बहुत कंट्रोलिंग हो जाएगी। और जब पानी भर दोगे तो बहुत कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल होता है, पर क्या है ना, जैसे पानी सुखाते हैं, हाँ, हर समय पानी भर के नहीं, उसको सुखाना भी है, पानी भी देना है। जब हम सुखाते हैं, जमीन सूख जाता है, उसका जो गीलापन खत्म हो जाता है, तो फिर वो करना चाहिए। देखो पता है ना, इसके पीछे कारण भी है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। प्रैक्टिकली आप ये जजमेंट करना, अगर फसल कमजोर है, मैं फिर वही बात पे आता हूँ, अगर फसल कमजोर है, देखो एक मौका मिला ना, कौन सा मौका मिला कि हमने पौधों को जर्मिनेट कर लिया खरपतवार को और वापस जोत दिया, समझना आप बात को। तो पहला तो हमें मौका मिल गया कि साहब अब एकदम तत्काल से तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो जमने वाले थे वो जम चुके। अब सेकंड राउंड में जब आप कह रहे हो कि खेत सुखाएंगे तो निश्चित आएंगे, तो हमें क्या करना है, उसके पहले ये सोचना है कि फसल उसके पहले पूरा औरा बना ले अपना। अब वो बना नहीं पाती है, कारण क्योंकि हम एक संतुलित डाइट नहीं डालते। अगर हम उस पर भी काम करेंगे, पीछे से संतुलित डाइट पर काम करेंगे, तो वो पौधा क्या होगा, प्रॉपर औरा बना लेगा।
और जब वो ऑरा बना लेगा तो अब घास को निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो इतना ऑरा बना लेगा कि घास निकलेगी और धीरे जाके वहीं के वहीं शांत हो जाएगी, क्योंकि ये फसल पूरा अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो ये चीज हमें सोचनी है। डाइटिंग के बारे में बहुत इसलिए हम फोकस कर रहे हैं 2 चीजों को लेकर। डाइट संतुलित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए मिट्टी को कितना क्या खाद देनी है। अगर वो खाद देते हैं तो फसल एकदम से पहले ग्रो कर जाती है, और अगर नहीं दिया तो पौधा आराम से ग्रो करेगा। तब तक फिर खरपतवार को तो मौका मिल गया ग्रो करने का, तो उसको मौका मत दो ग्रो करने का, ये बात है। हाँ सर, जो आपने बताया क्योंकि ऑर्गेनिक में जो हम देते हैं काउ डंग देते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट, जो उसका हम जो काउ डंग हुआ या फिर वर्मी कंपोस्ट, इसका एक नेचर होता है जो फर्स्ट जब आप में ऑब्जर्व करते हैं हमारे प्लांट को नाइट्रोजन को 30% ही ले पाते हैं जी, और फास्फोरस को 70% जी। तो हम कैसे उन्हें 100% दे रहे हैं? तो वो तो फर्स्ट पहली बार में जो ऑब्जर्व करें हमारे 30% ही नाइट्रोजन ले रहे हैं, बाकी हम 70% कैसे मैनेजमेंट करें? वो बाद में हम रूटीन खाद जो देंगे ना उससे मैनेज करेंगे। अभी ये तो खैर हालांकि ये जवाब आपका कंपोस्टिंग वाले टॉपिक पे है, पर ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। अगर हम एक बैलेंसिंग मैन्योरिंग अल्टरनेट उस पर देंगे, देखो ये तो है बेसल डोज जो हमने कंपोस्ट दिया या जो भी मटेरियल दे रहे हैं, फसल लगाने के पूर्व दिया जाने वाला खाद बेसल डोज कहलाता है। वो हमने जब दे दिया इसके बाद हम रनिंग खाद भी देते हैं। ऐसे नहीं है कि फिर हमने दे के फ्री हो गए। फिर हम लिक्विड मैन्योर बनाते हैं, और लिक्विड मैन्योर के लिए हम मटका खाद बनाते हैं जो मतलब एक बहुत ही चमत्कारी खाद है, और उसको हम 15 से 20 दिन के अंतराल पे, और अगर वेजिटेबल लगी तो 10 से 15 दिन के अंतराल पे डेली बेसिस पे मतलब रूटीन बेसिस पे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो कमी है वो बराबर पूरी करता है, ठीक है ना। और पौधे को एक चीज चाहिए हमेशा ध्यान रखना, हर उम्र पे खाद चाहिए, ठीक है। आप हमारे आप जैसा सोचो, हमारी जिंदगी अगर 60 बरस की है तो क्या हम ऐसा करते हैं कि 20 बरस का खाना एक बार खा लिया, फिर 20 बरस का एक बार, और फिर 20 बरस का एक बार? ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते। हम प्रतिदिन एक जो हमारा स्वास्थ्य की जो एक प्रक्रिया है या डाइजेशन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम थोड़ा डालते हैं। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो हम फिर थोड़ा डालते हैं, फिर डाइजेस्ट हो जाता है फिर थोड़ा डालते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, तत्वों की जो आवश्यकता है, डाइटिंग की जो आवश्यकता है वो बार बार पड़ती है ना, लगातार पड़ती रहती है। और हम एक बार में पूरी लाइफ का खाना नहीं खाते या पूरी लाइफ का न्यूट्रिशन एक बार में नहीं देते, बॉडी नहीं ले सकते, अडॉप्ट ही नहीं कर सकती है, ठीक है। भले तो चाहे हम सामने रख लें, उससे क्या फायदा। ऐसे ही हम मिट्टी के साथ भी करते हैं कि अगर एक बार में कितने ही आप खाद डाल दो, पौधा अपने हिसाब से ही उठाते रहेगा हमेशा, बराबर ना। तो पौधे को हर स्टेज पर, हर उम्र पर सभी तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे भारत में एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि किसान क्या करते हैं, हमने देखा है हमारे पड़ोसी, हमारे बहुत सारे भाई जो जिनको हम देखते हैं वो क्या करते हैं, एक ही बार में खाद दे देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग गेहूं लगा रहे हैं या पैडी लगा रहे हैं, तो हमने गेहूं लगाया तो उन्होंने गेहूं के साथ में जो है खाद मिक्स करके और सीड ड्रिल से बो दिया। तो आपने क्या किया कि फास्फोरस को और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन को बोनी के साथ में या बिजाई के साथ में फसल को दे दिया। अब पौधे को शिशु अवस्था में तो जितना खाद चाहिए वो मिल गया, लेकिन फिर उसको थोड़ी और आगे की अवस्था में चाहिए, थोड़े और आगे की अवस्था में चाहिए, थोड़ा और आगे चाहिए, थोड़ा और आगे चाहिए, और फ्रूटिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा चाहिए। जब वो फूल फल देने की स्थिति में आता तब जाके पौधे को सबसे ज्यादा डाइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय पौधे की सबसे ज्यादा एनर्जी फल फूल बनाने में लगती है। तो अगर उस समय पे हमारी डाइट कमजोर है तो तुरंत से बीमारी पकड़ेगी, हाँ डिसीज पकड़ेगी, कमजोरी होगी पकड़ेगी। जैसे अगर मान के चलो हमारी एक उम्र है, एक एज है, हम जो है ठीक है बचपन में खूब खाते हैं, लेकिन जब हमें मेन काम करने की बात आई तब हमने अपना खाने बंद कर दिया या कमजोर खाना कर दिया या खाए ही नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके शरीर टूटेगा, और शरीर टूटेगा तो क्या होगा, बीमारी फटे से पकड़ेगी। कोरोना आएगा तो सबसे पहले आपको ही झपड़ेगा, ठीक है, या कोई और आया तो वो पहले आपको ही पकड़ेगा। तो कमजोर शरीर के लिए बीमारी पकड़ती है सबसे पहले, और अगर मजबूत हेल्दी शरीर है
तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। तो सेम कॉन्सेप्ट मिट्टी के ऊपर लागू होता है। तो हम मिट्टी में एक संतुलित आहार दें और उसको डेली रूटीन बेसिस पे डिसाइड करें कि हम इसको कैसे, मतलब डेली तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ 10 से 12 दिन के अंतराल में अगर आप लिक्विड मैन्योर जो देते हो उससे कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और तमाम तरह के जो मैन्योर हैं जो मिलना चाहिए पौधे को, वो एक एक एज पर मिलते जाते हैं, हर एक एज पर मिलते जाते हैं। तो प्लांट्स जो है ना अपना बैकअप कभी नहीं खोता, ठीक है। जैसे सर मटका खाद कितने दिन डाल? वो तो 5 दिन में हो जाती है। 5 दिन। तो सर जैसे छिड़काव मारते हैं, हाँ तो धान के खेत में ऐसे गिरा सकते हैं पानी के साथ? हाँ बिल्कुल गिरा सकते तो सर जैसे 1 एकड़ है तो उसमें कितना लीटर चाहिए? लीटर वही 20-20 का जो कॉम्बिनेशन हम बता रहे थे सुबह, है ना, वो 1 एकड़ का डोज है। 20 लीटर? 20 हाँ 20 केजी गोबर, 20 लीटर गौमूत्र। मटका खाद पूछा। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि जो 20-20 का कॉम्बिनेशन सुबह बताया था, मटका खाद का फॉर्मूला उससे मिलता जुलता है, मतलब उतनी क्वांटिटी में वो मटेरियल डलता है जो सुबह हमने डिकम्पोजर का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो उतनी क्वांटिटी में वो मिक्सचर 1 एकड़ के एरिया को देना। तो आप पानी अपनी सुविधा अनुसार मिला के और 1 एकड़ के खेत में दे दो। भाई 20-30 लीटर तो देना मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा एरिया और 20 लीटर कहाँ आप 40 लीटर डालोगे, उसके लिए तो 100, 200, 500 लीटर तो करना पड़ेगा। तो आपके पास जो भी सुविधा हो डालने की, उस सुविधा के अनुसार वो मटेरियल डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान चलो आपके पास मशीन है, तो मशीन तो क्या होगी, बहुत थोड़ा थोड़ा तो आएगी, लेकिन नहीं आएगी पानी, वो तो क्वांटिटी से निकालेगी। तो हम लोग पहले ही क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा डाल दें ताकि वो क्वांटिटी से मटेरियल निकलता जाए, ठीक है कि सर एक करेला के पेड़ है उसमें क्या दवा है? देखो सूखना अब कई कंडीशन से सूखना हो सकता है किसी ने जड़ खा ली हो सकता है कि जो है हाँ ये भी हो सकता है कि जड़ें सुरक्षित हो जी, और मिट्टी जहां तक होती है सरफेस के बाद से जो तना निकलता है वहां पर कोई कीड़ा बैठा हो और उसको उसने खा लिया हो। जड़ें सेफ है, पौधा भी सेफ है, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ रिपेयरिंग मारनी है। तो सूखने के कई कारण हो सकते हैं, फंगस भी हो सकती है, जड़ों का गलन भी हो सकता है, कीड़ों का कुतरना भी हो सकता है। तो वो एक बार देखिए, आप पेड़ को उखाड़ के देखिए कहाँ दिक्कत है। अगर जड़ें सूखी हैं तो समझ लो कि जड़ों से प्रॉब्लम चालू हुई है। अगर मान के चलो मिट्टी के ऊपर तने में कहीं फॉल्ट दिख रहा है कि यार ये तो इधर खा लिया किसी कीड़े ने, तो फिर समझ लो कि वो जड़ों से जो तत्व आ रहे हैं वो ऊपर नहीं जा पा रहे, इसलिए सूख गया। और सर ये कद्दू के पेड़ बड़ा फूल भी ले लिया है, उसमें बात ये नहीं आती। क्या चीज है? कद्दू में क्या हो रहा है? फूल ले लिया है, फल नहीं रहा है, फूल आ गया। देखो हर एक पौधे में कितने दिन हुए फूल आए? हो गया 10-15 दिन। अच्छा, तो अब आना चाहिए, क्योंकि जो कई बार क्या जो लता वाली फसलें होती हैं उनमें हमेशा पहले सप्ताह में नर फूल आते हैं, ठीक है। तो वो नर फूल आते ही हैं और उनमें फल नहीं लगते। फिर उसके बाद 1 सप्ताह के बाद उनमें मादा फूल आने लगते हैं और फिर उनमें फल लगते हैं। और अगर इस तरह का हो कि नहीं नर ही नर आते जा रहे हैं, मादा आ ही नहीं रहे, तो उसकी फिर आप प्रूनिंग कर दीजिए, आप कटाई छटाई कर दीजिए, तो फिर उसमें फल ठहरना चालू हो जाते हैं, ठीक है। रेशियो क्या रखना चाहिए सर? अगर हम कुर्बिटेसी में रखें कद्दू वाली में, तो क्या रेशियो रखना चाहिए मेल और फीमेल का? रेशियो मतलब कैसा? मतलब कि कितने फीमेल पर एक मेल फ्लावर या ऐसा कुछ नहीं। जैसे सर पपीते में है तो जैसे कहा जाता है कि 10 फीमेल पर एक मेल पपीता रहे। मोटा मोटा अंदाज लगाते हैं, पर ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है कि नहीं इतने पे इतना ही होना चाहिए, कोई गणित नहीं है कि इतने पे इतना होना चाहिए, ठीक है। हाँ पूरे खेत में आपके समझ लो अगर 10 पौधे भी अगर रहे तो भी हो जाता है, पर इन सारी चीज़ों में मेल और फीमेल दोनों एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जो क्रीपर्स क्रॉप्स होती हैं हमारी, उनमें मेल फीमेल दोनों अटैच ही होते हैं, अलग से उसके कोई पौधे नहीं होते हैं। पपाया के केस में अलग होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, पर फीमेल मेल वाला भी पौधे में फल आते हैं सेकंड ईयर के बाद, उसमें भी फल आने लगते हैं छोटा छोटा। हाँ क्योंकि सर आजकल 3D कटिंग करते हैं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ। तो मेल वालों को काट कर निकाल कर एक ही दो छोड़ते हैं। हाँ। तो कभी रहता है कि जैसे कि परागण के हमें मेल को निकालने की जरूरत क्या है? ठीक है वो आ रहा है आने दीजिए, और वो बस फ्रूट नहीं लगेगा, ठीक है कि नहीं, उसमें फ्रूट नहीं। जैसे अभी गिलकी में हम लोगों ने देखा
वहाँ पर कितने सारे मेल फ्लावर थे, हम हर एक को तो नहीं निकाल रहे हैं ना, वो आने दीजिए, क्या दिक्कत है, उसी से मेल से वो फीमेल बनते जाएंगे, ठीक है कि नहीं। जो फ्लावर्स वहाँ पर खिले हुए थे वो सारे मेल थे, ठीक है। जो फीमेल फ्लावर होता है वो तो एक दिन के लिए खिलता है और वापस फिर सिक्योर के और फिर उसमें फ्रूट लग जाता है, ठीक है कि नहीं। तो मेल फ्लावर हमेशा आएंगे और उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना उनकी संख्या कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ उपाय करना है, हमें तो बस प्रूनिंग करनी है, जितने मेल आने मेल आएंगे और प्रूनिंग कर देंगे तो फीमेल आना चाहिए। और बताओ शुक्ला जी कुछ बता रहे थे आप, पूछ ले। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ सर कि जैसे सिट्रस में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, छिड़काव करते हैं जैसे मट्टे का, हाँ तो क्या हम लोग जैसे हमारे पास नींबू के पेड़ हैं तो काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं, तो जो यूजेस है वो तो यूज कर लिया जाएगा, लेकिन जो यूजेस नहीं है मतलब जो थोड़ा बहुत उस पर दाग पड़ गए तो उसका कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या हम लोग? ट्रीटमेंट नहीं, उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं आप। सारे नींबुओं को, जितने भी नींबू आपके पास ऐसे हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर सकते, उन सारे नींबुओं को लेके आओ और छाछ में ही डाल दो आप, काट के नहीं डाल सकते तो सीधे डायरेक्ट डाल दो, काट के डाल दोगे तो ज़्यादा इफेक्टेड होगा, तो बस एक एक चाकू मार दिया, भले चाहे 2 पला नहीं किए, ठीक है, मतलब पूरा ना काटो, उसमें कट बस मारते जाओ और फिर जाके उसमें छाछ के जो ड्रम है ना उसमें आप डाल दो, तो उससे क्या होगा कि छाछ की जो एफिशिएंसी होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगी वो छाछ, ठीक है। तो ये उपाय कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास छाछ नहीं है उपलब्धता में, तो फिर हम नींबू के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं छाछ के विकल्प के रूप में, तो वो बहुत इफेक्टेड होता है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर और इवन हम तो ये कहते हैं कि जब नींबू का सीज़न होता है, जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है, अभी ये टाइम पे अगर कहीं से आपको सस्ते नींबू मिलते हैं तो आप जितना खरीद सकते हो खरीद लो, और ख़रीद के उसको या तो गौमूत्र में डाल दो, या तो हो तो छाछ में डाल दो, और नहीं तो आप पानी में ही डाल दो थोड़े से, तो वो गलना चालू हो जाएंगे, और गलने के बाद उनको अच्छा बढ़िया निचोके और वो लिक्विड आप अपना रखें, वो लिक्विड आपका कीट नियंत्रण के लिए बहुत काम है, ठीक है। हाँ, इल्ली नियंत्रण के लिए वो रामबाण औषधि है, समझ, ठीक है। हाँ, उससे जो बीटल होती है ना हमारी रेंगने वाले कीड़े, जो छेद भी करते हैं और खासकर पत्ती को खाते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो फिर फल में भी लग जाते हैं, है ना, भिंडी में छेद करके घुस जाते हैं, बैगन में छेद करके घुस जाते हैं, टमाटर में भी छेद करके घुस जाते हैं, तो ये सारे कीड़े, इस तरह के कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत कारगर दवा है। तो जितना भी हो खरीद सकते हो, खरीद लो ये सीजन में। नींबू सस्ता मिलता है ना, मंडी में तो 4-5 रुपए किलो मिल जाता है, और हमने देखा कई बार जब नींबू खराब हो जाते हैं तो व्यापारी के पास ज़्यादा होते हैं तो वो ढेर लगा के ऐसे छोड़ देता है, तो हम लोग वो भी कैरी कर सकते हैं, है कि नहीं, और उनको करने के लिए डालो तो वो बहुत तो वो सब निकल कर फेंकता है। अरे नहीं, अभी इकट्ठा कर लो इनको, ठीक है, नींबुओं को इकट्ठा करो, भले तो चाहे छाछ का ड्रम नहीं हो या फिर हमारा कोई भी ड्रम नहीं है, तब भी कोई जरूरत नहीं, आप तो एक अलग से ड्रम कर लो और उसमें आप भरते जाओ, ठीक है। वो डायरेक्ट स्प्रे करना है फिर पानी में मिला के करना है, 100-250 ml रस लेना होता है इसका, ठीक है। हाँ, पानी में मिला के ही करना है, फिर वो लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी कि आपने कितना छाछ में डाला है, कितना पानी में नींबू डाला है, या फिर तो प्योर 15 लीटर का वो आता है टंकी आती है, अगर प्योर नींबू का रस है तो 150 से 200 ml सफिशिएंट होता है, 150 ml के आसपास सफिशिएंट होता है, और अगर आपने उसमें डाइल्यूशन किया हुआ है तो अंदाजा लगा लीजिए कि भाई ठीक है 250 ml लेना चाहिए। हाँ हाँ बताइए। अच्छा सर, जैसे नींबू कह रहे हैं जी, उसको गोमूत्र में करके दूध में गरम करके डाल दिया जाए और डिब्बे को हम बंद कर दें, कैसा कैसा रिपीट करो आप। जैसे सर नींबू, हाँ साफ कर दिए, ठीक है, 20% चीनी, ठीक है, और उसको गोमूत्र में इसी डिब्बे में करके डाल दिए, हाँ। और 1-2 किलो दूध गर्म पानी को खौला के उसमें डाल के उसको 1 हफ्ता बंद कर दें, उसके बाद खोल के छान लें, उसको भी तो फायदा करेगा। फायदा करेगा, पर नींबू का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल में चलेगा, गुड़ आप उसमें ऐड मत करो। अच्छा, अगर हाँ। गोमूत्र में डालते फिर भी चलेगा सर? गोमूत्र में चलेगा। देखो नींबू के रस में क्या होता है, एसिडिटी होती है, बेसिकली वो एसिड है, ऐसे समझ लो आप, एसिड है, अगर हमने उसमें गुड़ ऐड किया तो वो एसिड कंटेंट न्यूट्रल हो जाएगा। गोमूत्र में डालेंगे तो बस पानी से ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, क्योंकि गोमूत्र में भी तो ऑलरेडी एसिडिटी है, तो वो एसिडिटी को और इम्प्रूव करेगा। मतलब सर 1 हफ्ते से 10 दिन तक रख सकते हैं? हाँ नहीं, हाँ गोमूत्र में डाल के तो 6 महीना रखिए, कोई हरकत नहीं। नहीं, उसको बाद में छान के तो उसको तो चाहे गुड़ आप डालो ही मत,
गुड़ तो डालो ही नहीं, हाँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उस कॉम्बिनेशन का, मतलब ठीक है। वो डाल सकते हैं। अच्छा सर, हाँ। ये वैसे मैं एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, गौ कृपा अमृत के साथ क्या हम 100 ml डाल सकते हैं क्या नींबू का रस? नहीं, देखिए कोई भी एसिडिक चीज़ों का इस्तेमाल आप किसी भी बैक्टीरियल कंपोस्ट या फिर कोई भी बैक्टीरिया वाले लिक्विड मैन्योर के साथ में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो कीटनाशक इनकी जो गुणधर्म होते हैं ये अलग टाइप के होते हैं। इनके गुणधर्म होते हैं कि ये जो है तेजाब का काम करते हैं, मतलब किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए काम करते हैं। तो ये अगर हम मिला देंगे तो फिर एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। हाँ, कोई भी जैविक खाद में, कोई भी जैविक लिक्विड खाद में और कोई भी जैविक कल्चर में इस तरह की चीज़ों का हमें प्रयोग नहीं करना। जैसे कि छाछ हो गया, पुरानी छाछ ताज़ी चल जाएगी, पुरानी छाछ ऐड नहीं करनी, नींबू का रस ऐड नहीं करना, या किसी भी तरह की जहरीली पत्तियाँ या गौमूत्र, इन सब का प्रयोग नहीं करना। खाली कीटनाशक में आएगा। हाँ, ये कीट नियंत्रक में, ठीक है। और बताओ भाई, और क्या सीखा हम लोगों ने? काफ़ी कसरत मतलब हम लोगों ने की, और इस कसरत से काफ़ी प्रैक्टिस हमारी बॉडी की जो है आप लोग रियलाइज कर रहे होंगे। सो ये प्रैक्टिस होती रहना चाहिए, और ये प्रैक्टिस होते होते ये आदत में आ जाती है चीज़, और जब ये आदत में आती है तो फिर मतलब काम बहुत अच्छा होता है और आपकी बॉडी का स्टेमिना भी तैयार होता है। देखो मेन तो है स्टेमिना तैयार, अल्टीमेटली फ़ायदा तो तुम्हारे लिए हो रहा है, ठीक है। आप काम करोगे तो पड़ोसी को फायदा नहीं होगा, फायदा आपके खेत को और आपको, ठीक है। सबसे बड़ा तो ये सीखा कि 8 घंटे लेबर करता है काम। जी। हम लोगों ने सिर्फ 4 घंटे किया। हाँ जी, 4 घंटे में पूरा खेत क्लीन 2 बार कर दिया, 2 बार क्लीन किया। हाँ तो जी। ये भी सीखा कि मतलब ग्रुप में काम करो तो और ज्यादा काम होता है। देखिए पहले दिन थोड़ा सा लगता है कि यार जो है ना, मतलब क्योंकि वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं होती ना, तो बॉडी एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो हमको लगता है कि यार जो है ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। सेकंड और थर्ड डे में आप देखिए एकदम फुल फ्लैश रूटीन में आ जाएंगे आप, तो डाइजेशन भी आपका सुधर जाएगा, मामला कहीं कुछ फंसा होगा तो वो भी फ्लैश हो जाएगा, और एकदम बिल्कुल आप हल्के हो जाएंगे। मैं रियल बता रहा हूँ, जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और हर चीज़ का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो हमारा जो बॉडी बनाया है ईश्वर ने, इसको हमेशा एक्सरसाइज देने की ज़रूरत होती है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं ना, तो इसलिए जिम जाके पसीना वहाँ बहाते हैं। हम लोग खेत में पसीना बहाएं तो पोटास मिलेगी, हमारी बॉडी से निकलने वाला पसीने में भी पोटास होती है। तो ठीक है भाई, कुछ ज़्यादा पौधों को फायदा नहीं होगा, 2-4 उगने वाले पौधों को तो हो जाएगा। तो हम जितना पसीना बहाएंगे शायद हो सकता है कि 2-4 पेड़ हमारे पसीने से ही बढ़िया हो जाए, तो जितना हमें खाना है उतना तो हमारे पसीने से पैदा हो जाए, इतना तो कंट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग जो है ना पसीना बहा के काम करें, आपकी बॉडी का पूरा जो अंदर जो वो हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, डेड टिश्यू हो जाते हैं जमा, ठीक है। तो वो सारे डेड टिश्यूज भी ऑटोमेटिकली पसीने के माध्यम से निकलना चालू होते हैं, तो एकदम आप फ्रेश है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। योगा में क्या करते हैं हम लोग, बॉडी की प्रैक्टिसेस करते हैं और फिर उसे बहुत मतलब कसरत करते हैं तबीयत से, और फिर पसीना निकालते हैं। तो पसीने के माध्यम से वो क्या होता है कि बॉडी में जो डेड सेल होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके निकलने लग जाते हैं, डेड टिश्यूज निकलने लग जाते हैं, और जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो सब निकल जाते हैं। अगर हमारे छिद्रों में जो स्किन होती है, स्किन के छिद्रों में कोई जमाव है तो वो जमाव भी सब निकल जाता है, तो एकदम फ्रेश हल्का हो जाता है। तो ये एक लहजे से अच्छा है जब खेत बड़े होते हैं। देखो सही तो यही है, कोई भले चाहे जो भी कहे, हम लोग पहले यही करते थे तो ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे, और फिर जब ये प्रैक्टिस करते हैं ना, और जब थकान होती है तो खाना खाने का भी जो मज़ा होता है वो अल्टीमेट होता है, और जो सोने का मज़ा होता है वो भी अल्टीमेट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको गिफ्ट में मिल जाएंगी, खाना भी ढंग से बचेगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी, है कि नहीं। तो प्रैक्टिस को हम निगोशिएट ना करें, यंत्रीकरण का इस्तेमाल करें, लेकिन जितना कम हो सकता है उतना करें, ताकि फ्यूल भी हम कम जलाएं और काम को भी आसान, ठीक है। और देखो मार्जिनल फार्मर के लिए तो यही है साहब, वो कहाँ से लेबर लेके आए, ठीक है, कहाँ से वो मशीन खरीद के लेके आए, कहाँ से वो किराए की ये सब सारी चीज़ें करें, तो इतना तो यार सुबह शाम कर सकते हैं। अगर हम लोग 9 बजे लगे थे, अगर हम लोग 5:30 बजे लग जाते, 9 बजे डन कर देते वो काम, है कि नहीं, 9 बजे डन कर देते। तो खेती में तो सुबह से ही काम होता है, आप सुबह 5-6 बजे से लग जाओ,
और बस 9 बजे काम फिनिश कर डालो। फिर आप अपना जो भी थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का काम है वो आप दिन में करते रहो, और इधर फिर 5 बजे से 7 बजे तक लग जाओ, लोग खत्म, इतने में काम बहुत हो जाता है ना। तो ये अगर प्रैक्टिस आप रूटीन में लाते हैं तो मत लाते। और कोई चीज़ जो जजमेंट की हो सर, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज जो लगते हैं पौधों पर, पहले तो कुछ सॉइल बॉर्न होते हैं। हाँ जी। तो उसे हम ऑर्गेनिक रूप से कैसे ट्रीट करें? देखो इसके लिए पता है फिर कोई मैनेजमेंट, हमारा जो फोकस है वो है कंप्लीट आइडल सॉल्यूशन। हम बीमारी को ठीक करने की कोशिश ना करें, हम बीमारी की जड़ को ठीक करने की कोशिश करें। अगर हम बीमारी की जड़ को ठीक करते हैं तो निश्चित ही है बीमारी पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। और अगर हम बीमारी को ठीक करने में लगे तो बीमारी की जड़ तो खत्म हुई नहीं, तो अभी कंट्रोल करिए, फिर नीचे से तो बीमारी आ ही रही है। बात समझ रहे ना। तो बीमारी की जड़ पता है क्या है? जो सीड्स हम लगा रहे हैं जेनेटिकली उनमें शुद्धिकरण होना चाहिए, जेनेटिकली शुद्धिकरण होना चाहिए। अगर जेनेटिकली कोई अशुद्ध बीज उसमें है तो जैसे आपने कहा ना बॉर्न डिसीज आ रही है, सॉइल से उत्पन्न हाँ सॉइल से जो उत्पन्न होने वाले हैं वो तो हम ट्रीटमेंट में खत्म करेंगे कि सॉइल एकदम न्यूट्रल हो जाए, फ्री हो जाए। हम चूना और नीम पाउडर और इन सब चीजों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाए, मिट्टी के अंदर अगर कोई डिसीज है, कोई तकलीफ है, वो रिपेयर हो जाए। फिर हम कंप्लीट डाइट मेंटेन कर रहे हैं कि हेल्दी डाइट दे रहे हैं तो प्लांट्स हेल्दी होगा। और अगर उसके बाद भी हो रहा है तो समझ लो सीड में भी ये चीज हो सकती है कि भाई सीड से ही वो जेनेटिकली कमजोर बीज हो तो वो जाके वो फील्ड में भी कमजोरी के साथ उग रहा है और उसमें फिर बीमारी आ रही है, तो उसमें फिर हमें बीजों के शोधन पर काम करना है। तो वो बीजों की जो प्रक्रिया है उसका भी एक टॉपिक है आपका थ्योरी का कि हम बीजों को कैसे शोधन करें, कैसे शुद्ध बनाएं और कैसे बीजों का सिलेक्शन करें। ये बहुत बारीक टॉपिक है, इसको भी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है आप सभी का अनुभव रहा सुबह की जो प्रैक्टिसेस हम लोगों ने की है, और आने वाले पूरे 7 दिनों में जो हम प्रैक्टिसेस करने वाले हैं उन सभी प्रैक्टिसेसों में सबका अपना अपना मजा है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है। आज हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की उसमें पूरी बॉडी का जो है कहना चाहिए एक्सरसाइज हो गया। अभी जो हम कल काम करने वाले हैं उसमें दूसरी तरह की एक्सरसाइज होगी, परसों जो करेंगे उसमें और दूसरी तरह की होगी। ऐसे करके हम 7 दिन में पूरा एक कंप्लीट जो है पूरी बॉडी को भी ठीक कर लेंगे, अपने खेत को भी ठीक कर लेंगे और बॉडी को भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने ये सब सारी चीज़ें आपसे समझी, जानी कि आपने क्या सीखा। अब हम अपने अगले विषय पर बातचीत करते हैं, और अगला जो विषय आज हमें डिस्कस करना था वो था कि मिट्टी को चयन कैसे करें, मिट्टी का सिलेक्शन, मिट्टी के अंदर की जांच करें, किसान इसको कैसे कर सकता है, और कौन सी मिट्टी में क्या फसल उगाएं ये हम तय करें, और मिट्टी की जांच के उपरांत अगर कोई उसमें तकलीफ है तो उसको कैसे ठीक करें, ठीक है। इस बात पर हमें जोर देना है, और ये बेसिक चीज है। अगर ये बेसिक चीज समझ गए तो क्या होगा, आने वाली जो भी हम फसल खेतों में उगाएंगे वो हम बहुत सूझबूझ और समझदारी से उगाएंगे, हम कोई भी गड़बड़ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जी इसमें आलू उगेगा तो हम फिर क्यों मेथी उगाने में फोकस करेंगे, हम आलू ही उगाएंगे क्योंकि उसमें आलू बहुत बेटर होता है, ठीक है कि नहीं। हमें पता है कि इसमें जी गन्ना बहुत अच्छा होगा तो फिर हम आलू उगाने में फोकस नहीं करेंगे। तो ये चीज हमें पता तो होना चाहिए कि किसमें क्या उगेगा, कौन सी मिट्टी के प्रकार क्या होता है, ये पे हम आज अभी चर्चा आपसे करते हैं। तो सबसे पहले नंबर मिट्टी के प्रकार पर बात कर लेते हैं, ठीक है। मिट्टी के जो प्रकार होते हैं, वैसे तो देखा जाए तो मिट्टी कई प्रकार की होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं मिट्टी के, 100 से भी ज्यादा प्रकार की मिट्टियों का वर्णन हमारी सॉइल साइंस में है, ठीक है। परंतु मोटा मोटी एक समझ कि हमारे को किस तरह की मिट्टियों का जजमेंट करना है, मोटा मोटी कितने प्रकार की मिट्टी होती है वो हम लोग समझते हैं, बहुत बारीक में हमको जाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी हमारी जो एक किसान के लिए आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है खेती करने के लिए, वो जान लेते हैं। 3 कैटेगरी में मिट्टियों को बांटा है, ठीक है। 3 कैटेगरी में मिट्टी को अपन ने बांटा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। अभी 100 प्रकार याद रखने में मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं, और फिर एनालिसिस जजमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 67 नंबर की मिट्टी है या 3 नंबर की या 99 नंबर की है। तो हमें मिट्टी को 3 कैटेगरियों में बांटना है।
नंबर 1, पहला ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल का मतलब होता है काली चिकनी मिट्टी जो पानी को होल्ड करके रखती है, पानी को पकड़ के रखती है, इसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये यहाँ तो नहीं है आपके इस उत्तराखंड में, ठीक है, लेकिन कुछ मध्य प्रदेश के इलाके में है, कुछ साउथ के इलाके में है, और कुछ जो है ना आपके महाराष्ट्र में भी नहीं है, गुजरात और जो है आपका इस तरफ क्या बोलते हैं नॉर्थ तरफ, ठीक है, कुछ इलाका है। तो कुछ कुछ इलाके में मतलब कुल मिला के ये 10% के आसपास ही पूरे हिंदुस्तान में ये मिट्टी है, हाँ मोटा मोटा 10% के आसपास। और जो दोमट मिट्टी सॉरी ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है जो पानी पकड़ के रखती है, इसमें हैवी मटेरियल सबसे ज्यादा होता है। हैवी मटेरियल मतलब अनाज वाली फसलें बहुत बेस्ट है, हाँ अनाज वाली फसलें, जैसे आप इसमें धान बो लीजिए बहुत अच्छी होगी, आप इसमें जो है गेहूं बो लीजिए बहुत अच्छा होगा, चने बो लीजिए बहुत जबरदस्त होंगे, ठीक है, दालें बो लीजिए वो बहुत अच्छी होंगी। कुल मिला के जो ब्लैक कॉटन सॉइल होगी उसमें दो मतलब जो है क्या नाम से अनाज वाली फसलें सबसे बेस्ट होगी। क्लियर ना? तो हमें क्या करनी है, मोटा मोटा अपने खेत पे ये जजमेंट करना है कि हमारी मिट्टी कैसी है। ब्लैक कॉटन है क्या, तो ब्लैक कॉटन है तो क्या सिम्टम्स होना चाहिए, एक तो काली होगी, और जरूरी नहीं है कि वो काली ही हो, ठीक है, काली भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, और जो है भूरी टाइप की भी हो सकती है, सफेद टाइप का भी कैरेक्टर हो सकता है, पर चिकनी होना चाहिए। चिकनी का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे पानी गिरा और अगर हमने पैर रखा तो समझ लो कि वो सीमेंट जैसा शेप लेते है ना, जैसे सीमेंट होता है ना, हम प्लास्टर मारते हैं ना, बिल्कुल वैसे अगर हो गई और आपने फिर उसके ऊपर पानी देखा तो पता चला वो एक बूंद भी पानी नीचे नहीं जा, वो ज्यों का त्यों पानी भरा है, जैसे हम सीमेंट कर रहे थे ना और फिर पानी डाले तो एक बूंद भी नीचे नहीं जा, ऐसे होना चाहिए। अगर इस तरह की मिट्टी है तो उसको बोलेंगे हम ब्लैक कॉटन सॉइल। और अगर पानी गिरा और ठीक है पैर रखा तो पैरों में मिट्टी चिपक के आ गई तो वो ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी होती है दोमट कैटेगरी, दोमट सॉइल, है ना। दोमट सॉइल का मतलब ये होता है कि एक ही मिट्टी में दो तरह के कैरेक्टर, मिट्टी भी हो और मिट्टी के अलावा भी कुछ हो। अब मिट्टी के अलावा क्या हो सकता है, छोटे कंकड़ भी हो सकते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े इत्ते पत्थर भी हो सकते हैं, इत्ते क्रैक्स भी हो सकते हैं, फिर चुनककड़ा व्हाइट कलर का होता है वो भी हो सकते हैं, छोटी छोटी बटाइयाँ भी हो सकती हैं, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल भी हो सकते हैं, बड़े बड़े सैंड पार्टिकल भी हो सकते हैं। मतलब मिट्टी के साथ अगर कोई दूसरी चीज है तो वो दोमट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी मिट्टी की बात करें तो ये दोमट कैटेगरी की मिट्टी है, ठीक है। और दोमट कैटेगरी की मिट्टी में कंद वाली फसलें सबसे बेस्ट होती, कंद वाली फसलें, रूट क्रॉप, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, जो है आपकी प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, शकलकंद है, इस तरह की जो चीजें हैं जो कंद में होती हैं अंदर जमीन के, वो फसलें सबसे बेस्ट होती हैं। हाँ एक बात और, ये तो हो गई सबसे बेस्ट, पर इसमें सब कुछ अच्छा होता है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा होता है कंद वाली फसलें, लेकिन इसमें सभी फसलें सब अच्छी होती हैं। मतलब इसमें सभी तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं, अनाज वाली फसलें भी उगाई जा सकती हैं, कंद वाली भी उगाई जा सकती हैं, फल वाली भी उगाई जा सकती हैं, सभी तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। क्लियर? तो दूसरे कैटेगरी की मिट्टी जो होती है वो दोमट होती है, और इसको पहचानने का तरीका एक ही है, आप अपने खेत पे जाओ, मिट्टी को हाथ में लो और जजमेंट करो। अगर वो चिकनी है तो पहले आप शक करने लग जाओ कि क्या तो ब्लैक कॉटन है, और ब्लैक कॉटन है तो उसके सिम्टम्स पे जाओ पूरा कि भाई साहब ये इसके सिम्टम्स हैं कि ये ब्लैक कॉटन है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो ठीक है, फिर अब आपके पास दूसरी कैटेगरी है दोमट है क्या, तो दोमट में आपने देखा दो तरह के कैरेक्टर हैं क्या मिट्टी में, ऐसा तो नहीं है कि केवल मिट्टी मिट्टी है टोटल, मिट्टी के साथ में अगर कोई दूसरी चीज है तो वो दोमट है। दोमट का मतलब ही होता है दो तरह की चीजें मिक्स, ठीक है। और इसमें सब तरह की चीजें अच्छी होंगी, पर सबसे ज्यादा अच्छी होंगी कंद वाली, ठीक है। जैसे यहाँ की जो मिट्टी है ये दोमट है, पूरा
2 मट का बेल्ट है आपका ये पूरा। हाँ ठीक है, किसी का खेत हो सकता है सैंडी पे हो, किसी का खेत हो सकता है कि ब्लैक कॉटन में हो, पर मोस्टली जो है 95% सॉइल यहाँ पर 2 मट है। और यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो सकता है, फल फ्रूट अनाज सब्जी वेजिटेबल सब अच्छा होगा। और कंद वाली फसलें तो बेहिसाब अच्छी हैं, जैसे रूट क्रॉप में हल्दी ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए, सब अच्छा। ठीक है, तो ये एक जजमेंट हो गया। फिर तीसरी जो अंतिम सॉइल की कैटेगरी है वो होती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब रेतीली मिट्टी। ये अक्सर बिहार, उत्तर भारत है ना, कुछ साउथ का इलाका, राजस्थान, इस इलाके में ये मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कुछ पंजाब हरियाणा का भी पट्टा है, उसमें भी सैंडी सॉइल है। तो इस मिट्टी को हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। और सैंडी सॉइल का मतलब होता है रेतीली मिट्टी। और रेतीली मिट्टी में कौन सी चीजें सबसे अच्छी होंगी? गूदे वाली फसलें बहुत अच्छी होंगी। गूदा मतलब पल्प वाली, जैसे कद्दू लगा दो आप, यूं बड़ा कद्दू होगा उसमें। ठीक है, ब्लैक कॉटन में लगाओगे तो कद्दू आने के पहले ही जो है इतना इतना कद्दू रह जाएगा, ब्लैक कॉटन में लगाओगे। और सैंडी में लगा दोगे तो ये एकदम से यूं कद्दू होगा आपका। ठीक है, तरबूज, ककड़ी, खीरा। हाँ, ककड़ी अच्छी होगी, खीरा अच्छा होगा, तरबूज अच्छा होगा, समझ रहे ना, खरबूजा अच्छा होगा। ये सारी फसलें बहुत बेटर होंगी, गूदे वाली फसल। खासकर पपीते लगा दो आप, बहुत अच्छा होगा, टमाटर बहुत अच्छा होगा। जिन फसलों में गूदा रहता है, पल्प रहता है, वो फसलें रेतीली मिट्टी में बहुत बेटर। क्लियर हो गई ना बात? सर आलू भी होगा पर देखो थोड़ा थोड़ा तो फिर सब अच्छा हो सकता है, पर सबसे ज्यादा अच्छा जो बात कर रहे हैं हम लोग वो बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि ब्लैक कॉटन में लोग सब्जियां नहीं उगाते हैं सब। ठीक है, लेकिन जो अच्छा परफॉर्मेंस देने की बात है कि हाँ इसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाला है, वो इसमें सर हम मतलब मैं बेसिकली विलेज एरिया से हूँ। हाँ। तो हमारे यहाँ दोमट मिट्टी है, बट वो बहुत ज़्यादा पथरीली है। अच्छा, तो इसमें मतलब बेस्ट क्या हो सकता है? सब्जी या फ्रूट्स या फिर अदर? सब हो सकता है इसमें, सब हो सकता है उसमें। सब तरह की वेजिटेबल उगा सकते हैं आप, अनाज भी उगा सकते हैं, फ्रूट्स तो उगा ही सकते हैं। रूट क्रॉप सर लेकिन ज़्यादा है। रूट क्रॉप तो अच्छी होंगी, बाकी ये सब उगा सकते हैं, सब अच्छा। जो डेवलपमेंट है मतलब स्टेज होती है जो प्राइमरी सेकेंडरी, वो स्टेज बहुत धीमी प्रोसेस है वहाँ पे। मतलब जैसे मैं फ्रूट्स भी लगाता हूँ तो आम का पेड़ 1 साल में इतना ही रहता है, थोड़ा सा अच्छा, कुछ सेंटीमीटर बस। मिट्टी में कार्बन का परसेंटेज कम होगा, हमें फिर कार्बन का परसेंटेज बढ़ाना होगा, और उसके उपाय के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरियां हो गई मिट्टी की, जो हमने देखकर अपने खेत में जजमेंट करी कौन सी मिट्टी किस कैटेगरी की है, और उस कैटेगरी के हिसाब से हमने फसलों का अपना बेसिक एक चयन कर लिया। क्लियर हो गई बात? अब देखो, इसके बाद मिट्टी का जब हमने सिलेक्शन कर लिया, मिट्टी का जजमेंट कर लिया, अब हमें मिट्टी की सुधार प्रक्रिया पे कार्य करना। ठीक है, मिट्टी की सुधार प्रक्रिया पे काम करना। ये देखो बहुत बेसिक बात है, जो शुरुआत से आपके पूरे मॉडल के जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है? मिट्टी की सुधार प्रक्रिया पे काम करना है। तो सुधार प्रक्रिया पे कैसे काम होगा? पहले तो ये पता करो कि बिगड़ा क्या है, तभी तो सुधार होगी, है कि नहीं है? कि बिगड़ा क्या है? तो बिगड़ा ये है कि पहले नंबर तो हम सॉइल टेस्टिंग पे जा सकते हैं, पर किसान जो है ना अगर सॉइल टेस्टिंग कराता है तो क्या होता है, कई बार टाइम लग जाता है, समय पे नहीं हो पाती है, फसल हमें अभी बोनी है, सैंपलिंग दिया, पता चला 6 महीने में रिपोर्ट आ रही, 4 महीने में रिपोर्ट आ रही, या जो भी है। ठीक है, तो हम बेसिक चीज क्या कर सकते हैं तात्कालिक रूप से? तो मेरा जहां तक अध्ययन और अनुभव है कि आप क्या करो, मिट्टी का सबसे पहले नंबर पीएच चेक करो, क्योंकि पीएच अगर गड़बड़ होता है तो फिर आप कितना ही खाद पानी दवाई जो भी है वो सब डालते रहिए, कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, मिट्टी को अगर पीएच गड़बड़ है तो पीएच को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे लिए शरीर में कोई तकलीफ है, पेट गड़बड़ है मान के चलो, और हम किशमिश का हलवा खाए जा रहे हैं, फायदा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो पहले क्या सुधारना? पहले पेट सुधार, या फिर आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बुखार चढ़ा हुआ है और सामने 56 भोग रखा हुआ है, कोई फायदा नहीं होगा खाने से।
ठीक है, पहले खुद को ठीक करो। कहने का मतलब ये है कि पहले मिट्टी का पीएच ठीक करो, है ना। और अगर मिट्टी का पीएच ठीक कर लिया आपने, तो मिट्टी में जो काम करने की जीवाणुओं की जो क्षमता है या जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिकली सही होगी और ज्यादा होगी, अच्छी होगी। और अगर पीएच गड़बड़ है तो फिर कितना भी खाद डालेंगे बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे, आपकी मिट्टी में जो भी पौधे होंगे वो कमजोर लगेंगे। आपको लगेगा यार खाद भी डाला हमने, पानी भी डाला, लेकिन फिर भी ये बौना सा है। जैसे इन्होंने अभी ये कहा कि जो है हमने उतना का उतना ही हाइट देखते हैं हम, वो ग्रो नहीं करती। तो वो हमें एक बार टेस्टिंग पे जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मिट्टी का पीएच चीज सही है कि नहीं है। अगर मिट्टी का पीएच गड़बड़ है तो मिट्टी का पीएच हमें सुधारना। अब पता कैसे करें मिट्टी का पीएच गड़बड़ है कि नहीं है, फिर इसके लिए टेस्टिंग पे जाना पड़ेगा। तो नहीं, किसान खुद भी कर सकता है। हम क्या करते हैं, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। सिंपल, आप मेडिकल स्टोर की दुकान पे जाइए और उनसे पीएच पेपर लेके आइए, ठीक है, और वहीं से आप डिस्टिल्ड वाटर भी लेके आइए, ठीक है। तो 1 लीटर हम लेके आ गए डिस्टिल्ड वाटर और पीएच पेपर ले आए, 2 चीजें लेके आनी है, तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला, बहुत थोड़े 50 रुपए में अपना काम होने वाला, ठीक है। और पीएच पेपर लेके आए तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर खेत की मिट्टी हमें लेनी है। और खेत की मिट्टी हम कैसे लेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड को हम अपना खेत मान लें, स्क्वायर है हमारा खेत, तो चारों कॉर्नर से और सेंटर से आपको मिट्टी लेनी है, चारों कॉर्नर और सेंटर। अब चारों कॉर्नर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम पड़ोसी के खेत में पैर रख के और बिल्कुल यहाँ से ले रहे हैं, बोले कॉर्नर से लेने की बोली, एकदम कॉर्नर में, इस कॉर्नर से 10 फीट अंदर आपका खेत माना जाएगा। बात समझ रहे ना, क्योंकि कॉर्नर पे टेस्टिंग का अंतर आ जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे ऑलरेडी पेड़ लगे हुए हैं, उसमें कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, घास हो रही है, वहीं पे जाके कंपोस्ट हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है वहां का, तो पता चला आपकी टेस्टिंग ही गड़बड़ हो जाएगी। सारी चारों कॉर्नर से मिट्टी उठाई, खेत में जो रिजल्ट हमें लेनी है वो हमें समझ ही नहीं आया, यहाँ से हमने ये कर लिया गड़बड़। तो हमें क्या करना है, चारों कॉर्नर से मिट्टी को लेनी है और चारों कॉर्नर में क्या करना है, इस कॉर्नर से मतलब इस कॉर्नर से आपको 10 फीट यहाँ अंदर चाहिए, ये 10 फीट और ये 10 फीट, तो ये हमारा कॉर्नर बनेगा यहाँ। क्लियर ना, मैं आपको इस पे दिखा ऐसे कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। जैसे ये जो है ये हमारा कॉर्नर है, एक्चुअली मेड़ है हमारे खेत की, तो यहाँ से इसको हमें ये पॉइंट बनाना है, ये तो यहाँ से ये दूरी आ जाएगी 10 फीट और ये दूरी आ जाएगी हमारी 10 फीट, ठीक है। ये डिस्टेंस पे मतलब मिट्टी हमारी निकलेगी या इस पॉइंट से, क्लियर ना। और ऐसे जो है हमारा इस तरफ जाएगा, ये वाले खेत में भी ये पॉइंट से मिट्टी निकलेगी और ऐसे ही हमारा कॉर्नर यहाँ पे तैयार होगा, यहाँ से मिट्टी निकलेगी और यही सिचुएशन हमारी यहाँ पे होगी, इस पॉइंट से हमारी मिट्टी निकलेगी। अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट से मिट्टी कितनी निकालनी है, पहले तो चारों कॉर्नर मार्किंग कर लिया या फिर साथ में निकालते भी गए, तो चारों कॉर्नर और सेंटर ऑफ द खेत, ठीक है, जो मिडिल खेत होगा आपका, खेत का जो मतलब बीच का पॉइंट होगा, उस पॉइंट से ऊपर की 1 से 1 इंच मिट्टी हटानी है। ऊपर की परत की जो ऊपर की मिट्टी है ना, लगभग ये 1.5 पोरे के आसपास, उंगली के अंदाज बना लीजिए, ऊपर की मिट्टी आप ऐसे अलग कर दीजिए। अब आप ये काम करोगे कैसे, लोहे के औजार से कतई नहीं करना आपको, नहीं तो खेत में फावड़ा पड़ा था, उन्होंने कहा लाओ जरा इसी से करते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फावड़े में लोहे का होता है। लोहे का फावड़ा आप जब यहाँ लगाओगे तो उसमें क्या होगा, जंग लगी होगी तो वो आयरन जो है उसमें बहुत ज्यादा आप मतलब सॉइल टेस्टिंग का बेस ही बिगड़ जाएगा, पूरा मामले बिगड़ जाएगा। तो हमको वो नहीं करना, आपको क्या करना, स्टील का या तो लकड़ी सबसे बेस्ट होती है, जो आपकी खेत की मेड़ पे खूब उपलब्ध रहती है। कोई भी लकड़ी ली हमने और लकड़ी से ऊपर की मिट्टी थोड़ी हटा दी और नीचे की 1 इंच तक की मिट्टी हमने 1 इंच मिट्टी हटा के और उसके नीचे की मिट्टी हमने ले ली। तो मिट्टी कैसे लोगे, या तो वी शेप में ले लो या यू शेप में ले लो और या तो फिर सीधा भी ले सकते हो, ठीक है कि नहीं। मतलब आप जो मिट्टी उठाओगे तो खड्डा खोदते हुए ऐसे छोटा खड्डा खोदते हुए नीचे ऐसे सीधा भी ले सकते हो, वी शेप का भी खोद सकते हो और यू शेप का भी ले सकते हो, ठीक है। कैसे भी शेप में मिट्टी को निकाल सकते हैं। ओवरऑल आपको एक जगह से 250 ग्राम के अंदाज से मिट्टी
निकाल लेनी है। उधर से भी कितनी 250 ग्राम, उधर कोने से भी 250 ग्राम, इधर कोने से भी 250 ग्राम और सेंटर से भी 250 ग्राम। सारी मिट्टी को फिर मिक्सचर करते हैं, मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद प्रॉपर इसको मैश कर दो और मैश करके आप इसके 4 पार्ट बना लो, ठीक है। और एक पार्ट को फिर वेट कर लो, वजन कर लो कि कितना आ रहा। तो उन्होंने कहा साहब एक पार्ट का वजन आ रहा 250 ग्राम, ठीक है। तो 250 ग्राम में पानी इतना मिलानी है जितना कि वो कड़ी बन जाए। कड़ी समझ रहे हैं आप, है ना, या पतला लिक्विड जो दलिया हम लोग खाते हैं ना, खीर खाते हैं, मतलब ये समझ लो कि अगर हम उसको हिलाएं ना, ऐसे ऐसे करें तो वो हिलना चाहिए, इतना होना चाहिए। और इतना मतलब करने के लिए आप पानी की मात्रा पहले से तय नहीं कर सकते, क्योंकि आप मिट्टी में अगर थोड़ी बहुत नमी रही तो कम पानी लगेगा, और एकदम गर्मी के समय में किया आपने तो थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर लगेगा, ज्यादा पानी लग जाएगा। तो आपको उतना लिक्विड बनाना कड़ी के माप में। जब हमने लिक्विड बना लिया तो फिर हमने एक पीएच पेपर फाड़ा और जाके उसमें डिप कर दिया, और डिप आप कम से कम 10 सेकंड तक उसमें आप रोक के रखोगे, और फिर उसके बाद निकाल के उसको हवा में, धूप में नहीं, हवा में, छाया में उस पर हवा लगने दोगे, और नहीं तो फिर आप अपने उससे भी हवा ऐसे ऐसे कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद वो पेपर सूखने लग जाएगा। पेपर सूखेगा तो वो कलर रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। पेपर जैसे सूखेगा कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा, और जो भी कलर पेपर रिफ्लेक्ट करेगा उस रिफ्लेक्ट किए हुए कलर को आप पीएच पेपर का जो पहला पेपर होता है उसमें वो नंबर्स लिखे होते हैं विद कलर के साथ में, कि अगर डार्क ब्राउन कलर आ रहा है तो ये नंबर है, अगर येलो कलर आ रहा है तो ये नंबर है, अगर डार्क येलो आ रहा है तो ये नंबर है। तो बस हमने अपना क्या करना, वो पीएच पेपर उससे जाके मैचिंग करनी है कि जी क्या कलर आ रहा, ठीक है कि नहीं। तो पता चला कि हमारा येलो कलर आ रहा, और येलो कलर में तो हमारा पीएच 7.9 जा रहा, या 8 जा रहा, या 10 जा रहा, जो भी है। तो नंबर अगर मान के चलो आपके ज्यादा आ रहे तो मतलब समझ लो कि सॉइल एल्कलाइन है, हाँ लवणीय है, क्षारीय है आपकी मिट्टी। और अगर मान के चलो नंबर कम हो रहे तो समझ लो कि मिट्टी आपकी एसिडिक है। तो नंबर कम होने पे एसिडिटी और नंबर ज्यादा होने पे एल्कलाइन। नॉर्मल रेंज, नॉर्मल होना चाहिए मिट्टी का 6.5 से 7.5 के बीच में। ये मतलब गुड पीएच है। अगर हाँ 1-2 पॉइंट और आगे पीछे होते हैं तो फिर वो रडार पे है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 6.5 से पता चला एकदम 6 आ गया, या 5.5 आ गया, 5 आ गया, 4.5 आ गया, तो फिर तकलीफ का विषय है। फिर मिट्टी के अंदर जो भी खाद पानी आप डाल रहे हो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर पीएच ज्यादा भी है, नंबर ज्यादा है, तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कुल मिला के इसको हमें मेंटेन करना होता है, और मेंटेन करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मिट्टी का पीएच ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा आने की कंडीशन में मतलब नंबर ज्यादा है, तो जैसे 7.5 एक स्ट्रीम हमारा होना चाहिए कि भाई 7.5 होना चाहिए। 8 आया तो 8 पे आप क्या करोगे कि क्षारीयता होने से, ज्यादा क्षारीयता होने से गौमूत्र का आप इस्तेमाल करोगे। नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया था, नींबू के रस का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्षारीयता ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, एसिडिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे। और एसिडिक चीजों में सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है गौमूत्र। आप जैविक खाद जो भी बनाओगे, आपको पता है कि हमारी मिट्टी क्षारीय लेवल की है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एसिडिक चीजों को ज्यादा डालेंगे। तो क्या करना है, जैसे मान के चलो 7.5 से 8 है पीएच, तो 100 लीटर गौमूत्र आपका 1 एकड़ के एरिया में जाना चाहिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने बांटा था ना, दिया था? नहीं सर, नहीं है, दिया जब नहीं यही होता है। जी सर एक बात हाँ कंटेस्ट कर सकते हैं सर वहाँ पे? हाँ कर सकते हैं ना, हम लोग कर लेंगे। अभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कल आ रहे हैं वहाँ कर लेंगे। और डिस्टिल वाटर कोई जरूरी नहीं है, कोई ये जो मिनरल वाटर भी चल जाएगा, ऐसे भी कोई पानी अपना बॉयल करके भी चल जाएगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई बहुत खास होता नहीं है। वैसे यहाँ केमिस्ट्री के लैब में कहोगे डिस्टिल वाटर दे देंगे। देखिए ये पीएच पेपर है और इसमें नंबर दिए हुए हैं
सिंपल है बिल्कुल, एक छोटा सा इतना पेज है और इसको लेके आपको डिप करनी है, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, पेपर है हमारे पास, तो अपने सॉइल का हम लोग पीएच पता कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मिट्टी को जो है अगर पीएच ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, तो नेचर उसका एसिडिक है, और एसिडिक नेचर की कंडीशन में हमें क्या करनी है, 100 लीटर गौमूत्र का इस्तेमाल करनी है जैविक खाद के रूप में या तो पानी के रूप में, कैसे भी आपको खेत में पहुंचानी है, ठीक है। अगर नंबर 8 है तो, और अगर 8 से फिर 8.5 हो गए तो फिर कितनी क्वांटिटी, फिर 100 लीटर और बढ़ जाएगी। फिर अगर 9 हो गए तो 100 और बढ़ जाएगी। फिर अगर 9.5 हो गए, मतलब हर आधा नंबर पे यहाँ पे 100 ऐड। सर गौमूत्र या फिर उसके साथ नहीं, गौमूत्र सबसे बेस्ट काफी है, गौमूत्र सबसे बेस्ट होता है। तो हमने इस तरह से वो ट्रीटमेंट मार दिया। अब हमें क्या करना है, अब आ जाओ दूसरे पक्ष पे। अगर अम्लीयता ज्यादा है खेत में, ठीक है, एसिडिक कंडीशन है, तो हम एसिडिक कंडीशन में 3 तरह की चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हम रॉक फास्फेट का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हम चूना पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा हम जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों कंडीशन मतलब तीनों के ट्रीटमेंट में वही फॉर्मूला लागू होगा कि अगर मान के चलो आइडियल पीएच हमारा 6.5 है, तब तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही 6 हुआ तो हम 100 kg एप्लीकेशन मारेंगे, 100 kg चूना डालेंगे, 100 kg जो है जिप्सम डालेंगे, 100 kg रॉक फास्फेट पाउडर डालेंगे। जैसे ही आधा नंबर कम और हुआ तो फिर हम 100 बढ़ा देंगे, आधा नंबर फिर कम हुआ फिर 100 बढ़ा देंगे। तो ये क्वांटिटी आपको ब्रॉडकास्ट करनी है खेत में फसल बोने के पूर्व में, जब आपका पीएच चेक हो जाए। तो पीएच जो है ना चेक करना बहुत सामान्य प्रक्रिया है और इसे हमें कर लेना चाहिए, और अगर पीएच गड़बड़ है तो उसकी सुधार प्रक्रिया पर हमको काम करना चाहिए। अगर पीएच की सुधार प्रक्रिया पर काम नहीं हुआ तो फिर मिट्टी में बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेने की आप अपेक्षा मत करिए, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पर जानी, एक तो मात्रा बता रहे हैं, मात्रा जो बता रहे हैं ये पर 1 एकड़ यूनिट पे होता है। हाँ, 1 एकड़। ये मत समझो कि तुम्हारे 2 कट्टे पे भी वही होगा और 3 एकड़ पे भी होगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये बात क्लियर कर दो। यूनिट 1 एकड़, 1 एकड़ का यूनिट की बात हो रही है। 1 एकड़ के एरिया में ये डोज डालेंगे। इवन जो अगले 6-7 दिन तक भी हम जो डिस्कस करने वाले ना, वो 1 एकड़ के डोज पे ही बात करते हैं टोटल। चाहे तो हमने बेस्ट डिकम्पोजर के सॉल्यूशन की बात करी, या फिर हम जो भी मैन्योर की बात करेंगे, जो भी दवाई की बात करेंगे, या जो भी बात करेंगे उसमें यूनिट कांस्टेंट 1 एकड़ का हम मापदंड निर्धारित करके ही उसकी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। अच्छा देखिए क्या होता है, हम जब रॉक फास्फेट मटेरियल डालते हैं तो रॉक फास्फेट मटेरियल में क्या होता है, रॉक फास्फेट पाउडर को एसिड चाहिए होती है सॉल्युबल होने के लिए, क्योंकि रॉक फास्फेट मटेरियल जो होता है वो पत्थर के रूप में होता है जिसकी माइनिंग होती है। तो अगर आपके खेत में एसिडिटी ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट रॉक फास्फेट पाउडर को ब्रॉडकास्ट खेत में कर दीजिए, तो जो भी मिट्टी के अंदर एसिडिटी होगी वो एसिडिटी को रॉक फास्फेट पाउडर क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। और मिट्टी से जब एसिडिटी कंज्यूम हो जाएगी, खींच जाएगी, तो हमारी एसिडिटी नॉर्मल हो जाएगी। वो चूना पाउडर डाल के भी कर सकते हैं और वो जिप्सम डाल के भी कर सकते हैं। तो तीनों तरह के जो ट्रीटमेंट हैं हमारे लिए, वो ट्रीटमेंट हमें करके मिट्टी का पीएच सुधारना चाहिए, ठीक है। 2 बातें हो गई हमारी। नंबर 1, पहली बात हमने समझी मिट्टी के प्रकार के बारे में, कौन सी मिट्टी में किस तरह की फसलें होनी है, मिट्टी का चयन हमने किया कि दोमट मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, या फिर रेतीली सॉइल, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर फिल्टर हो गए। फिर हमने क्या किया, मिट्टी के परीक्षण मतलब उसके पीएच को जानने की कोशिश करी कि मिट्टी हेल्दी है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं उसको फीवर चढ़ा है और हम दिए जा रहे हैं खाद पानी, ठीक है। तो हमने फीवर चेक कर लिया, मतलब पीएच चेक कर लिया, और पीएच अगर गड़बड़ आया तो हमने उसको सुधार के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो 2 चीजें हमारी एक यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। अब हमें क्या करना है कि जब हमने ये क्लियर कर लिया कि मिट्टी का साथ जो है ना पीएच ये है और इसकी सुधार के लिए हमें ये आवश्यकता है, तो वो हमने करके और फ्री हो गए। अब हमें मिट्टी की हेल्थ पर ध्यान दें। जैसे हो गया ना, आदमी पहले बीमार था तो हमने पहले चेक करवाया, टेस्ट करवाया,
टेस्ट में जो चीजें आई उसके हिसाब से हमने उसका इलाज किया, दवाइयां दी, अब व्यक्ति स्वस्थ हो गया, मतलब बीमारी से ठीक हो गया। और जब व्यक्ति बीमारी से ठीक हो गया तो अब क्या करना चाहिए, उसकी डाइट मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अब जो बॉडी को उसको झटका लगा है, जो बीमार रहा है, बीमार अवस्था में जो बॉडी कमजोर हुई है, उस कमजोरी को दूर करना, ठीक है। या इसको दूसरे पक्ष से ये कह सकते हैं कि मिट्टी को जैविक बनाने के लिए प्रयास करना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मिट्टी को जल्दी जैविक कैसे बना सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मिट्टी को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, कुल मिला के, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, 4 तरह की चीजें हैं जो खेत में बो के और उसको खेत में वापस जोड़ देना चाहिए। जैसे मान के चलो जब हम खेती स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग रूप में पहले तो हमने क्या किया, पहले नंबर क्या किया था सुबह, नहीं, सबसे पहले नंबर क्लीन किया, ठीक है। फिर जाके हमने लेवलिंग किया, 2 काम करके फ्री हो गए। फिर हमने देखा कि अब पहले देख तो रहे बुखार तो नहीं है, तो फिर हमने जाके पीएच चेक कर लिया। जब हमने वो चेक करके देखा कि पीएच तो यार गड़बड़ है, एसिडिक है, तो वो ट्रीटमेंट डाल के अब छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बुखार भी ठीक कर लिया, अब हमें उसके खान पान पर फोकस करना है कि मिट्टी हेल्दी कैसे बने, तब तो जाके हम उसके बीज डालें तो वो हेल्दी प्लांट्स पैदा करें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मिट्टी की हेल्थ पर ध्यान दें, और मिट्टी की हेल्थ पर ध्यान देने के लिए आपको 4 तरह के उपाय हैं। नंबर 1, पहला तो आपको सन, नंबर 2 ढैंचा, नंबर 3 उड़द, और नंबर 4 मूंग। ये 4 क्रॉप्स होती हैं, इन क्रॉप्स को आपको खेत में बोकर और इनको वापस 40 दिन के बाद पलटी कर देंगे, मतलब जुताई कर देंगे, इनको वापस खेत में मिला देंगे, समझ गए ना। तो इससे क्या होगा कि जो आपके खेत में मिट्टी की कमजोरी है वो कमजोरी रिफिल हो जाएगी और एकदम से कार्बन वैल्यू बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन की क्वांटिटी इंप्रूव हो जाएगी, सभी तरह के पोषक तत्वों से मिट्टी हेल्दी हो जाएगी। अब सन बोनी है तो 40 किलोग्राम 1 एकड़ में डालना पड़ेगी, ढैंचा बोनी है तो 20 किलोग्राम 1 एकड़ में डालना पड़ेगी, उड़द मूंग बोनी है तो भी 20 किलो 1 एकड़ में डालना पड़ेगी। तो ढैंचे सन को छोड़कर ढैंचा, मूंग और उड़द, इनको सबको 20-20 किलो डालना चाहिए, और इनमें 4 में से किसी एक को डाल सकते हो, सबको डालने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को। और अगर किसी 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करने जाओगे तो सबसे बेस्ट होता है ढैंचा। ढैंचे में नाइट्रोजन काफी बड़ी मात्रा में होती है, कार्बन वैल्यू बहुत एनहांस कर देता है वो एकदम से। इसको बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है, ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद खेत में बनाना, ठीक है। तो फसल बोने के पूर्व हम ये काम कर सकते हैं, जैसे जब भी हमें गैप मिला कि हमारे पास अभी ठीक है हम फसल काट के फ्री हो गए, अब हमें कुछ अभी तो हम लगभग 1-1.5 महीने बाद कोई फसल बोएंगे, तो हमने क्या किया, आज ही फसल काटी और आज ही हमने ढैंचा बो दिया, ठीक है। तो ढैंचा अपने हिसाब से ग्रो करता रहेगा और 40 दिन के आसपास में जब वो कमर की हाइट पे आ जाएगा तो फिर हम जाके रोटावेटर उसमें लगा देंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके वही मिट्टी में उसको मिला देंगे और बस उसको छोड़ देंगे। 10 से 15 दिन के अंतराल में वो जाके पूरी तरह से कंपोस्ट हो जाएगा, और कंपोस्ट हो जाएगा तो जो मिट्टी को तत्व मिलना चाहिए वो तत्व बराबर मात्रा में मिल जाएंगे, और फिर जाके आप कोई भी फसल उसमें आप बोएंगे तो बहुत अच्छी होगी, आपको कम खाद डालने की आवश्यकता पड़ेगी और कार्बन वैल्यू बहुत अच्छी से बढ़ जाएगी। तो ये हो गया मिट्टी की फिर स्वास्थ्य पर बात करना, ठीक है कि नहीं, कि हमने पहले मिट्टी का पीएच चेक कर लिया, पीएच चेक करने के बाद जी हमें लगा कि अब मिट्टी को थोड़ा सा भोजन पानी देना चाहिए ताकि वो अच्छी हेल्दी बन जाए। तो हेल्दी बनाने के लिए अगर हम पहली बार खेती कर रहे हैं, देखिए कई प्लॉट ऐसे होते हैं जहां पर हम पहली बार कुछ फसल बो रहे होते हैं, तो वहां पर ये तरह का उपाय आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। और एक बार आप अगर ढैंचा तबीयत से बो देते हैं तो आपका फिर उस खेत में वीड्स कम आते हैं, क्योंकि ढैंचा इतना फास्ट ग्रोइंग है, इतना फास्ट ग्रोइंग है कि वो वीड्स को पहले नीचे दबा देता है और इतना भर जाता है पूरा खेत, इतना पत्तियों से लबालब हो जाता है कि आपको 20 दिन के बाद तो 15 दिन के बाद तो मिट्टी आपको देखना पड़ेगी किधर है मिट्टी, इतनी पत्तियां वो फैला लेता है,
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वीड्स जो है ना उग नहीं पाते, और फिर आप कल्टीवेट करके उसको छोड़ दीजिए, 20 दिन के बाद आप फसल बोइए, आप देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट आता है, वीड भी कम हो जाएंगे आपके थोड़े बहुत। तो ये एक तरीके का उपाय है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो जब हम नए तरीके से खेती करने जाते हैं, किसी प्लॉट पे नई खेती करते हैं या आप खेती शुरुआत कर रहे हैं, तो ये स्टेप को आप जरूर फॉलो करें ताकि हमारी मिट्टी की हेल्थ अच्छी हो और हम फिर उसमें हेल्दी फसल को उगा पाएं। ठीक है, तो हमने ढैंचा बो दिया, सन बोनी है तो 40 किलो बोना पड़ेगी, उड़द मूंग बोनी है तो वो भी 20-20 किलो बोना पड़ेगी। तो इन चारों में सबसे बेस्ट होता है ढैंचा की खेती। ठीक है, ये हमने बो के क्रॉप को अपने हेल्दी बना लिया, और फिर जाके अब हम इसमें कंपोस्टिंग करेंगे, मैन्योरिंग करेंगे। जो डाइट हमें एक आइडियली डाइट मिट्टी को देनी है वो डाइट डालें। ठीक है, तो आइडियली जो डाइट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम खेत में खाद डालेंगे, कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन कौन से खाद डालने से हमारी मिट्टी की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। ये सब हम जब खाद डालेंगे ना तो उस समय पे इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जब ये तो हो गई साहब मिट्टी की बात, ठीक है, अब इसके साथ में पानी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी का अगर पीएच ठीक है और पानी का पीएच गड़बड़ है तो वो भी बात नहीं बनेगी। तो मिट्टी के पीएच के साथ में हमें पानी के पीएच पर भी ध्यान देना होगा, और पानी के पीएच के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो आपके खेत से पानी निकल रहा है उस पानी में आप ये पीएच पेपर को डिप कर दीजिए, और कलर आप वो पीएच पेपर आपके कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपके खेत का पानी का क्या पीएच है। अब इसमें भी वही है कि अगर मान के चलो पीएच ज्यादा हुआ तो क्या करना, पीएच अगर कम हुआ तो क्या करना। ठीक है, तो अगर मान के चलो हमारा पीएच नॉर्मल है फॉर एग्जांपल, तो कोई बात ही नहीं है, तो कितना नॉर्मल होना चाहिए, पानी का पीएच भी 6.5 से 7.5 के बीच में हमको रखना है। ठीक है, मतलब 6.5 से 7.5 के बीच का जो पानी का पीएच है वो फसल को उगाने के लिए सबसे बेहतर होता है। ठीक है कि नहीं। अब 6.5 से 7.5 के बीच का पीएच हमें चाहिए नॉर्मल। अब हमने खेत का पानी लिया, उसमें और कोई पानी आप नहीं मिलाएंगे, और जो फसलों को पानी दे रहे हैं उसी का आपको पीएच चेक करना है। ठीक है, नहीं तो पता चला बोरवेल का पानी दे रहे हैं, नहर के पानी का पीएच चेक कर लिया तो नहर का पानी आया 2 बार और फिर बोर से पानी देने लगे, तो वो चीज आपको जो पानी आप खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का हमको पीएच चेक करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, खेत से निकलने वाले पानी को लिया और कोई कटोरी में ले सकते हैं, गिलास में ले सकते हैं, मात्रा का कोई चक्कर नहीं है ना, कि कितनी मात्रा डालनी है, क्योंकि यहाँ पे तो केवल पानी है साहब, है ना, मात्रा का कोई चक्कर नहीं है। तो हमने क्या किया, सीधा एक कटोरी में पानी भर लिया, उस कटोरी में ये पीएच पेपर को डिप किया, और डिप करने के बाद थोड़ी देर में वो कलर को रिफ्लेक्ट कर देगी। तो जो भी कलर वो दिखाएगी तो वो पीएच से आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर आ रहा है तो इसमें ये जो है सॉरी ये कलर आ रहा है तो इसका ये नंबर। क्लियर। अब इसके बाद अगर पानी का पीएच गड़बड़ हुआ है तो फिर क्या होता है, मिट्टी के तो हमने कर लिया कि मिट्टी का पीएच गड़बड़ हुआ तो ठीक है, हमने 2-3 तरह के उपाय कर लिए, ज़्यादा हुआ तो उपाय कर लिए, अगर कम है तो उसके भी उपाय कर लिए, ट्रीटमेंट डाल दिया, वो सब कर दिया, तो उससे जो है हमारी मिट्टी जो है वो हो गई। लेकिन जब हम पानी के पीएच की बात करेंगे तो पानी के पीएच में हमें अगर पीएच ज़्यादा आया है, मतलब नंबर ज़्यादा आए हैं, मतलब पीएच हमारा 6.5 के ऊपर, 7.5 के ऊपर है, 7.5 है, 8.5 है, 9.5 है या 10 है, जो भी नंबर है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर भी पानी के साथ में गौमूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और रेशो क्या होगा, वही होगा। अभी हम मिट्टी में वो चीज़ डाल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पानी में वो चीज़ डालेंगे। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर हमारे बोरवेल से सीधा पानी आ रहा है तो उसी के साथ में हम कुछ अटैचमेंट कर दें और उस अटैचमेंट के साथ में ही हमारा थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा गौमूत्र पानी के साथ घोल के चला जाए। या तो हमारे पास सिंचाई की अगर विधि क्या बोलते हैं ये है अपना टपक सिंचाई है, स्प्रिंकलर अरेंजमेंट है, और हमने अगर फिल्टर वगैरह लगा रखी है तो फिल्टर के साथ में बेंचुरी भी हम लगा लें, और बेंचुरी के माध्यम से हम वहाँ पे जो भी लिक्विड देनी है तो वो हम थोड़ा करके पानी के साथ घोल के हम देते जाए। ठीक है कि नहीं। तो स्प्रिंकलर के माध्यम से भी पानी में गौमूत्र घोल के दे सकते हैं,
और ड्रिप के माध्यम से गौमूत्र दे सकते हैं, या बड़ा स्प्रिंकलर लगा है या जो भी सिंचाई का माध्यम है उस सिंचाई के माध्यम में पानी के साथ में गौमूत्र की मात्रा आपको बराबर देनी। क्लियर? अब अगर मान के चलो पानी का पीएच कम है, एक तो ये उपाय देखो, दूसरा उपाय क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपका खेत में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, नहीं लगा सब फिल्टर, नहीं लगा कुछ, है ना, तो क्या करोगे आप? फिर आप कोई हेड टैंक बना लोगे और पानी को निकाल के पहले आप उस हेड टैंक में पानी को इकट्ठा करिए। क्लियर? उस पानी को इकट्ठा करिए और फिर 5000 10,000 जो भी लीटर पानी है आपका, उस 1000 लीटर पानी में लगभग 1 लीटर के आसपास गौमूत्र आप मिला दीजिए और इस क्वांटिटी से आप फिर मिला के फिर वहां पे जो हमने 1000 लीटर पानी लिया उसमें 1 लीटर गौमूत्र मिलाया और फिर वहां पे हमने मशीन रख के और लिफ्ट कर दिया पानी अपने खेत में। फिर 1000 लीटर लिया, फिर 1 लीटर मिलाया, फिर लिफ्ट कर दिया। या तो फिर 10-15,000 20,000 लीटर का टैंक बना दो एक बार परमानेंट, अगर पीएच गड़बड़ है तो। क्योंकि देखो नहर का पानी तो ठीक है, पीएच जो भी होगा, पर अगर बोरवेल का पीएच गड़बड़ है तो उसको तो आप ट्रीटमेंट बोरवेल में तो कर नहीं पाओगे कि भाई जमीन में बोरवेल में आपने कुछ गौमूत्र डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, वो नहीं कर पाओगे और वो उससे सुधरेगा भी नहीं। तो वो तो पानी को आपको पहले निकाल के एक जगह पर डंप करना पड़ेगा, इकट्ठा डालना पड़ेगा और फिर जाके उसके पीएच के सुधार के लिए उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होता है कि टंकी में पानी को पहले इकट्ठा कर लिया और फिर हमने उसमें गौमूत्र डाल के और फिर पानी को आगे लिफ्ट कर दिया। तो पहले अगर पानी का पीएच ज्यादा हुआ तो हमने क्या उपाय किया? गौमूत्र डाल के उसको न्यूट्रल करके और हमने क्रॉप को दे दिया। अगर पीएच कम है मतलब फिर वही कंडीशन आ जाती है, एसिडिक नेचर का है हमारा पानी, तो एसिडिक नेचर के पानी के लिए क्या करोगे आप? सबसे बेस्ट उपाय होता है चूना पत्थर लो और चूना पत्थर को हेड टैंक में आप घोलने डाल दो, या तो फिर चूना पानी को आप उसके साथ में डालो। पर क्या होता है कि वेंचुरी में अगर मान के चलो चूने के पार्टिकल चले गए तो वो आपके ड्रिपिंग सिस्टम को, इवन स्प्रिंकलर सिस्टम को कहीं ना कहीं चौक मार सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? एक बड़ा टैंक में हम पानी को डंप करें, जो भी हमारा पानी का रिसोर्स है, कुआं है, बोरवेल है, तालाब है, जो भी है, और फिर उसमें एक यूनिक क्वांटिटी में, जैसे 1000 लीटर पानी लिया, 1000 लीटर में 1 किलो चूना आपको मिला देनी है। अगर 5000 लीटर का टैंक है तो 5 किलो उसमें चूना मिला देनी और फिर उस चूना पानी के साथ में पानी को आप मिलाएंगे। तो जो एसिडिक नेचर का पानी होगा वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा और क्वांटिटी आपको 1000 लीटर में 1 किलो मिला है, बराबर ना? 1000 लीटर में 1 किलो, 1000 लीटर में 1 किलो, इतना क्वांटिटी से आप मिला के आप देते जाइए तो आपकी जो फसल के रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आएंगे और मिट्टी को जो है एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और अच्छे स्वास्थ्य के साथ में पौधे आपके बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो हमने ये 3-4 बातों पर जो आपको फोकस करना था वो 3-4 बातें आपको मोटी यहाँ पर आज हमने बताई। सबसे पहले नंबर 1 हमने बताया आपकी मिट्टी के प्रकार के बारे में। मिट्टी के 3 मोटे प्रकार होते हैं, दोमट मिट्टी, सैंडी सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सी चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं? अनाज वाली, ठीक है, जैसे दलहन हो गया, तिलहन हो गया, फिर आपका जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चना, उड़द, मूंग, इस तरह की फसलें हो गई। फिर हमने बताया आपको सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में पल्प वाली फसलें बहुत अच्छी होती हैं, जो मतलब गूदे वाली फसलें होती हैं, जैसे लौकी हो गया, टमाटर हो गया, पपीता हो गया, खीरा, तरबूज, कद्दू, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं। फिर लास्ट में तीसरी जो कैटेगरी है वो है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में सभी तरह की फसलें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कंद वाली फसलें सबसे बेस्ट होती हैं, मतलब रूट क्रॉप सबसे बेस्ट होती हैं। और रूट क्रॉप में सभी तरह की शकलकंद, है ना, ये सब तरह की फसलें जो है वो सारी फसलें बहुत बेस्ट होती हैं। तो ये तीनों तरह की जो चीज़ें हैं मिट्टी के प्रकार के बारे में जान के आपको ये करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप वो करना चाहिए। अगेन फिर आपको इसके बाद मिट्टी के पीएच पर जाना चाहिए। तो मिट्टी का पीएच जो होता है वो हमें पीएच पेपर से हमें पता करनी है। फिर अगर पीएच नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है, सेकंड स्टेप पे चले जाएं। अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में विचार करें कि हमें पीएच ज़्यादा है तो क्या ट्रीटमेंट करना, पीएच कम है तो क्या ट्रीटमेंट करना, और फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं मिट्टी की हेल्थ को इम्प्रूव करने, है ना, मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए, उसका कार्बन वैल्यू बढ़ाने के लिए। और उसके लिए मैंने सरल उपाय आपको बताया कि मैन्योरिंग तो हम बाद में करेंगे,
सबसे पहले नंबर एक बेसिक जो है ट्रीटमेंट हम मिट्टी को दे दें, और उसके लिए आवश्यक है कि क्या करें आप, सन, उड़द, मूंग और ढैंचा, इस तरह में से इन क्रॉप में से कोई भी क्रॉप को आप लगा दीजिए और 40 दिन के बाद फिर वापस इसको मिट्टी में मिला दीजिए। तो इससे कार्बन वैल्यू जो है बहुत बढ़िया हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है और फसल आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, पानी के बारे में बता दिया, ये बहुत जरूरी होती है, ये हमारी खेती का बहुत अहम पार्ट होती है जिस पर किसान ध्यान नहीं देते। किसान किस चीज पर ध्यान देते हैं? पैदावार पे। उन्होंने कहा जी पैदावार बताओ कौन से बीज में अच्छी होगी, ठीक है, तो बीज ले आए और खाद ले आए, दोनों को मिला के बो दिया। ना मिट्टी के चयन की बात करनी है, ना मिट्टी के पीएच की बात करनी है, ना तो जो है उसके सुधार के लिए कोई प्रयास करनी है। तो जब हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि मिट्टी के अंदर क्या चल रहा, और जब मिट्टी के अंदर क्या चल रहा तो कुछ भी होगा, जो रिजल्ट आएंगे ठीक है उसी रिजल्ट को हमें लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन एक आदर्श किसान के रूप में अगर हम काम कर रहे हैं, एक आदर्श रूप में अगर हम खेती कर रहे हैं, तो ये चीजें बहुत सरल भी हैं और आसान भी है, इनके बारे में हमें जान के काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने आज आपको बताई जो बहुत महत्वपूर्ण थी, और ये बेसिक चीजें हैं जहां से हमारे खेत की शुरुआत होती है, और ये शुरुआत जो है ना पूरे खेत के रिजल्ट पर प्रभावित होती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, अगर हमने ये सब चीजें नहीं किया तो रिजल्ट आपके बहुत कमजोर भी हो जाते हैं, न्यूट्रल भी हो जाते हैं, कई बार फसलें अच्छी नहीं होती हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने आज आपको बताई। इसके बाद जो होता है 10 मिनट हम लोग मिट्टी की और हेल्दी डाइट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मिट्टी को जब हमने ये सब कर दिया, एक बेसल जो उसको देना था वो हमने सन, ढैंचा, उड़द, मूंग लगा के एक रूटीन में हम फसल मिट्टी को लेके आए। इसके बाद मिट्टी को हेल्दी डाइट देना उतना ही आवश्यक है जितना हम अपने लिए हेल्दी डाइट देते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर मिट्टी में किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी रही तो पोषक तत्वों की कमी के कारण ही डिसीज पैदा होती है। देखो, डिसीज पैदा होती है डिफिशियंसी से, और डिफिशियंसी का मतलब होता है पोषक तत्वों की कमी। उदाहरण के तौर पर आप अपने आप को उठा के देखो, अगर आपको केवल हम जो है या ऐसे समझ लो कि आपके अंदर अगर कोई पोषक तत्वों की कमी है, कोई न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड आपको वो बीमारी होने वाली है। ठीक है कि नहीं? तो हमें मिट्टी की हेल्दी डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट और संतुलित डाइट, ये फिर सबसे आखिरी का स्टेप है, क्योंकि अब इस स्टेप के बाद अब हम बीज पर जाएंगे। ठीक है, मिट्टी के बारे में फिर बात नहीं होगी, फिर बीज की बारे में बात होगी कि बीज को कैसे लगाना, कैसे उसको उपचारित करना, कैसे कहाँ लगानी, ये सब अलग बात हो जाएगी। अभी तो हम मिट्टी पे हैं, ठीक है, जिससे हमें काम लेना, जिससे हमें परिणाम लेने हैं। तो हमने क्या किया, हेल्दी डाइट के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर 2 लाइनें आपको याद रखनी है, हेल्दी डाइट और संतुलित डाइट। कंप्लीट डाइट और कंप्लीट डाइट और संतुलित डाइट, मतलब संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि मिट्टी को जो तत्व चाहिए वो आपको देना, और हेल्दी का मतलब ये होता है, कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जितना चाहिए उतना देना। समझ रहे ना? जितना चाहिए उतना देना और जो चाहिए वो देना। ठीक है, अब हमारे किसान क्या करते हैं, देखो अभी जो हम करते हैं वो समझ लेते हैं तो ये समझ में आसान से आ जाएगा। हम अभी क्या करते हैं कि कोई भी एक फसल हमें लगानी है, तो हम क्या किए, एक फसल के बीज लिए, फिर एक खाद लिया, दोनों को आपस में मिक्स किया और सीड ड्रिल से भर के बोके और चले गए। ठीक है, तो अमूमन क्या करते हैं किसान, गेहूं की फसल बोते हैं, धान की फसल बोते हैं, गन्ने की फसल बोते हैं, तो डीएपी मिला के और गेहूं की बिजाई करके और फ्री हो जाते हैं। अब गेहूं की बिजाई जब आपने डीएपी मिला के की तो डीएपी में क्या होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है और थोड़ी मात्रा में के भी होता है, पोटेशियम भी होता है। तो मान के चलो मेजर रूप से तो फॉस्फेट ही होता है, तो आपने फास्फोरस पकड़ा दिया किसको, गेहूं को, और चले आए आप घर में, और फिर जाके आप 20-25 दिन के बाद खबर लेते हैं गेहूं की। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यूरिया मारते हैं, तो सेकंड राउंड में आपने नाइट्रोजन दे दी और पानी दे दिया, फिर आप फ्री हो जाते हैं। फिर जाके थर्ड और फोर्थ राउंड में फिर कोई अगर होशियार किसान होगा तो वो जाके पोटेशियम डालता, नहीं तो नहीं डालते हैं।
तीसरे राउंड में भी यूरिया डाल के उसको फ्री कर देते हैं। अब जरा आप गंभीरता से विचार करिए, एक फसल का जीवन कितना होता है। जैसे गेहूं की फसल कितने महीने की फसल है? मोटा मोटी 4 महीने की है ना, 3 से 4 महीने की। 4 महीने की फसल मान लो, तो 4 महीने की फसल में या 3 महीने की फसल में उसका 30 दिन का बचपन है, ठीक है। अगर 4 महीने की है तो 40 दिन का बचपन है, 40 दिन की उसकी युवावस्था है और 40 दिन की उसकी बुढ़ापे वाली अवस्था है, और उसका फिर पूरा जीवन समाप्त हो। 3 अवस्थाओं में आपने पहली अवस्था में उसको क्या दिया? मतलब बचपन में केवल फास्फोरस पकड़ा दिया, फिर जब युवा अवस्था आई तो नाइट्रोजन पकड़ा दिया, बुढ़ापे का कोई ख्याल नहीं, कहानी खत्म। मतलब 3 स्टेज में आपने केवल 1 से 2 तरह के तत्वों को पकड़ा के उसकी पूरी जिंदगी निकाल दी। तो इस समय क्या होगा? इनकम्प्लीट डाइट हो गई है, और इनकम्प्लीट डाइट में क्या होता है? अनाज कुपोषित हो जाता है, और अनाज कुपोषित होने की वजह से जो हम भोजन लेते हैं उसमें वो फुल न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। इसलिए WHO ने कहा कि आज हमारी भारतीय जो डाइट है उस डाइट में 50% कम हो गए तत्वों की मात्रा, 50% कम हो गई, क्योंकि एक हम आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एक ही आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मिट्टी की हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे रहे, हम केवल ये एक चीज मिला के और उसकी बुझाई पूरी कर दे रहे हैं। अब जरा गौर करो, आपने फसलों पे तो ऐसा कर लिया, जरा आप अपने ऊपर लागू करके देख सकते हैं क्या ये चीज? अगर आप 60 साल की उम्र रखते हैं तो आपसे कहा जाए कि 20 साल भैया पानी पी लो लगातार, और अगले 20 साल तक ठीक है लौकी खा लेना, केवल लौकी और कुछ नहीं, और अगले 20 साल ठीक है रोटी खा लेना, चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमको संतुलित मात्रा में सब कुछ चाहिए, सारे तत्व चाहिए, और संतुलित मात्रा में सारे तत्वों के साथ में हर दिन सारे तत्व चाहिए, ठीक है। मतलब रोज वो सारे तत्व चाहिए, और अगर नहीं मिल पाए तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कमजोरी फील होने लगती है या न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। तो यही सेम चीज उठा के आपको मिट्टी के ऊपर भी लागू करना, ठीक है। मिट्टी को भी सारे तत्व हर एक स्टेज पर मिलना चाहिए। पौधे की क्या शिशु अवस्था में जब पौधा होता है तो क्या उसको सारे तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? उसको नाइट्रोजन भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, गंधक भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, कोबाल्ट निकल भी चाहिए, सारे तत्व चाहिए बॉडी बनाने के लिए। और फिर जब पौधे की युवा अवस्था आती है तब यही सारी चीजें ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि उस समय पे अब पौधे को फलने के लिए अपनी एनर्जी लगानी है, बॉडी तो बन गई उसकी, अब फलने के लिए एनर्जी लगानी है, तो उस समय पे आपको डबल डाइट की मात्रा में ये सारे तत्वों का ख्याल रख के ये सारी चीजें आपको देनी है संतुलित मात्रा में। फिर उसके आगे की स्टेज पर भी देनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे को हर एक स्टेज पर एक संतुलित आहार मिलना चाहिए। अगर ये हम ध्यान दे पाए तो निश्चित साथियों मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी फसल में बीमारी नहीं आएगी, यील्ड बहुत अच्छी आएगी और एक हेल्दी फसल आपके खेत में होगी। और जब वो हेल्दी फसल आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आप भी बहुत हेल्दी होंगे। जो लौकी बाजार की खा रहे हैं पता चला उसमें केवल गंधक है, और जो हम लौकी खा रहे हैं उसमें सारे तत्व हैं, समझ रहे ना। तो ये लौकी खाओगे तो अपने आप आपको 4 दिन में फर्क आने लगेगा कि यार एनर्जी में भी इंप्रूवमेंट हो गया, बाकी सारी चीजों में भी इंप्रूवमेंट हो गया। तो कुल मिला के हेल्दी डाइट पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हमारे अभी किसान भाई हेल्दी डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे खाने में पोषक तत्वों की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो हेल्दी डाइट पर हमको ध्यान देनी है और संतुलित आहार पर ध्यान देना। अब हेल्दी डाइट क्या है और संतुलित आहार क्या है, ये अगले सत्र में आपके बीच में आने वाला है। जब हम कंपोस्टिंग की बात करेंगे तो हम हर एक तत्व के बारे में एनालिसिस करेंगे कि फास्फोरस के लिए हमें क्या देना है, पोटेशियम के लिए क्या देना है, नाइट्रोजन के लिए क्या देना है, सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए क्या देना, एंजाइम और एसिड्स के रिप्लेसमेंट के लिए हमें क्या देना है। तो वो कुछ 4-5 तरह के फार्मूले हैं, वो हम फार्मूले बना लेंगे और उन फार्मूलों को एक उचित मात्रा में अगर खेत में डाइट के रूप में हम दे देंगे तो सारा काम खत्म हो जाता है। फिर पौधे को एक संतुलित आहार मिल जाता है और हर एक स्टेज पर सारे तत्व मिलेंगे तो पौधे हेल्दी होंगे, बीमार नहीं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पूरा सुबह और अभी
ये आज का जो दिन था वो मिट्टी के ऊपर पूरा फोकस था, चाहे मिट्टी की क्लीनिंग पार्ट हो, चाहे मिट्टी की लेवलिंग पार्ट हो, और चाहे मिट्टी में जो है बुखार चेक करने की बात हो, पीएच चेक करने की बात हो, या बुखार को ठीक करने की बात हो, या फिर उसके आहार को एक कहना चाहिए कार्बन वैल्यू बढ़ाने की बात हो, या फिर उसको संतुलित आहार देने की बात हो। इतनी सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए हैं। और जब एक बार मिट्टी हेल्दी हो जाती है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। फिर उसमें फसल आप बहुत अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। आज की जो चर्चा है, इस चर्चा को हम लोग जो है ना यहाँ पर विराम देते हैं। हम लोगों ने आज 3-4 जो मोटे विषय थे वो हमने मोटे विषय आज मिट्टी को लेकर, मिट्टी के हेल्थ को लेकर, उसके पीएच को लेकर और उसके सुधार को लेकर हमने बातचीत करी। और निश्चित ही है, मुझे पूरा भरोसा है ये बातचीत में आप इन सब बातों पर ध्यान दोगे जब भी आप फार्मिंग के किसी भी मॉडल पे काम करोगे। और जब आप इन सब बातों का ध्यान में रख के आप खेती करोगे तो आप निश्चित इसमें बहुत अच्छे परिणाम ले पाओगे और आपकी तकलीफें कम हो जाती हैं। देखो, अगर स्टार्टिंग में आपने ये चीज पर ध्यान दे दिया तो आपकी पूरे जीवन तकलीफ कम होने वाली। जैसे क्या होता है ना, हम लोग जब बच्चा होता है हमारे घर में तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको अच्छा खान पान दो ताकि ये बुढ़ापे तक चलता रहे। तो हम लोग बचपन में डाइटिंग पर बहुत ध्यान देते हैं, हमारे माँ बाप, कि बच्चे को अच्छी डाइटिंग दो ताकि ये आखिरी तक चले। तो ऐसे ही मिट्टी के साथ होता है। अगर हमने शुरू में गड़बड़ कर दिया, अगर शुरू में माँ का दूध नहीं दिया, बच्चा कुपोषित हो जाएगा, और कुपोषित हो गया तो वो कुपोषण जो है ना, उसको पूरी उम्र भर कुपोषण का बोझ ढूंढना पड़ेगा। समझ रहे ना? ऐसे मिट्टी के साथ होता है कि अगर हमने स्टार्टिंग में ये काम नहीं किया तो हम फिर सारे पौधे की उम्र परेशानी में करते रहते हैं। और अमूमन 99% फार्मर जो है ना यही करते हैं। बीमारी आती है, पेस्टिसाइड के पीछे पड़े रहते हैं, बेसिक चीज समझते नहीं है, जड़ को समझते नहीं है। जड़ है मिट्टी, मिट्टी से ही सारा कुछ हो रहा है। मिट्टी को हेल्दी बना लिया तो आगे की सारी प्रक्रियाएं अपने आप सुधर जाती हैं। तो हमको काम करने की जरूरत है मिट्टी की हेल्थ पर, ठीक है। और अगर हम हेल्दी मिट्टी को बना लेते हैं तो फिर बहुत अच्छे से काम होता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जहां तक बात है, जैविक खेती की जहां तक बात है, जैविक खेती में जो रिजल्ट लेने की बात है वो आप हेल्दी सॉइल से ही ले सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर मिट्टी बन गई तो वो आपको जो पैदा करना चाहते हो आप वो पैदा करके दे देंगे, और अगर मिट्टी गड़बड़ है तो आप कुछ भी करना चाहो नहीं। तो ये बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो सेशन होने के बाद जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग मीडिया के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग जो है ना इस बातचीत को एक नोट्स के रूप में राइटिंग में लिखेंगे कि आज हमने सॉइल के बारे में क्या सीखा और सॉइल को हेल्दी बनाने के लिए किन किन पॉइंट्स पर हमने काम किया और क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए। साथियों, अगर ये आपने एक नोट्स बना लिए तो निश्चित ही ये आपके लिए बहुत ही फायदा पहुंचाएंगे और एक सिस्टमेटिक वे में आप फार्मिंग करने में बहुत अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। और नोट्स बनाइएगा। कल सुबह जब हम मिलेंगे तो अगला जो सेशन होगा उस सेशन से पूर्व में हम आपसे इनके सवाल लेंगे कि आपने कल जो हेल्दी सॉइल के बारे में बातचीत करी थी उसमें आपको जो चीज़ समझ में आई, जो चीज़ आपको अच्छी लगी कि हाँ हमें अभी तक ये चीज़ पता नहीं थी, हमें एक रास्ता नहीं पता था, हमें रास्ता मिला, और फिर जो समझ में नहीं आया वो भी आप हमें कल सेशन शुरू होने से पहले बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। दो ऐसे तो कई प्रश्न हैं जी, ऑनलाइन जो लोगों ने इंटरेक्शन किया है तो दो प्रश्न पूछे। एक बंधु का कहना है कि हमारे यहाँ जी की मिट्टी ऐसी है कि कोई भी पौधा खड़ा होता ही नहीं जी, मर जाता है जी, तो उसका क्या किया वो। और दूसरा सवाल किसी ने पूछा है कि नीम के पौधे को लगाने का क्या फायदा है और कब लगाने का। जी, देखिए, जो पहला सवाल था वो मिट्टी की हेल्थ के ऊपर ही है, ठीक है। तो हमें फिर ये जांच का विषय है। एक तो हम पहले पीएच चेक करा लें। अगर मान के चलो पीएच ही गड़बड़ होगा तो उसमें फिर जाहिर सी बात है पौधा खड़ा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई भी पौधा खड़ा नहीं हो पाएगा अगर पीएच बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो। और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर कमी है तो भी पौधा खड़ा नहीं हो पाएगा, कार्बन वैल्यू की कमी है तो भी पौधा खड़ा नहीं हो पाएगा, फास्फोरस की बेहद कमी है तो पौधा जड़ भी नहीं बना पाएगा। क्योंकि जब पौधा जड़ बनाता है तो सबसे पहले नंबर उसको फॉस्फेट चाहिए पड़ता है।
फॉस्फेट से ही जड़ बनती है, फिर फॉस्फेट से ही उसका तना बनता है। जो भी आप स्टेम देखते हैं, बड़े बड़े झाड़ों के पौधे देखते हैं या बड़े बड़े झाड़ देखते हैं, उसमें जो तना होता है वो तना फॉस्फेट और कैल्शियम से ही बनता है। और अगर मिट्टी में ये नहीं है तो जड़ ही नहीं बनेगी, जड़ नहीं बनेगी तो अंकुरण ही नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा तो क्या पौधा बनेगा और क्या फिर वृक्ष बनेगा वो। तो सबसे पहले नंबर इसके लिए हमें मिट्टी की हेल्थ को चेक करना पड़ेगा, या तो सॉइल टेस्टिंग कराएं हम या फिर पीएच लेवल बेसिक रूप से हम कराएं, तो उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि फिर मिट्टी में क्या गड़बड़ है। और फिर कार्बन वैल्यू के लिए हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग का प्रयास करें तो फिर मिट्टी में सुधार आएगा। पथरीली जो मिट्टी होती है अगर उसका भी हमने हेल्थ पर काम कर लिया तो भी हम उसमें बहुत अच्छी फसल उगा सकते हैं। और अगर बहुत अच्छी मिट्टी है और अगर ये चीजें गड़बड़ हैं तो हम अच्छी मिट्टी में भी फसल को नहीं उगा पाते। तो ये बात का हमको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा जो सवाल था कि भाई नीम का पेड़ जो है हमारी क्रॉप्स को क्या फायदा पहुंचाता है और वो कब लगाना चाहिए। तो लगाने वाली जो बात है, अगर आप ज़्यादा ठंडी के समय में हैं, मतलब नवंबर से लेकर फरवरी तक, तो ये 3-4 महीने छोड़ के आप साथ में किसी भी समय पे लगा सकते हैं। अगर आप हमसे कहेंगे कि सबसे अच्छा समय कब है साहब इसको लगाने का, तो सबसे अच्छा जो समय है वो फरवरी का महीना होता है। जब ठंड खत्म हो गई होती है तब अगर पौधे को लगा देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, पर कंडीशन ये कि आपके पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, फरवरी में लगाया गया कोई भी प्लांटेशन, नीम नहीं कोई भी प्लांटेशन बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देता है। अब मैं आपको उसके थोड़ा सा 1 मिनट में बताता हूँ। जब हम फरवरी में पौधे को लगाते हैं तो क्या होता है, फरवरी और मार्च का महीना एक बहुत अच्छा महीना होता है, मतलब एक अनुकूल वातावरण होता है। इधर ठंड जा रही होती है, उधर गर्मी आ रही होती है। ठीक है, तो वो एक संतुलित वातावरण पौधे को मिल जाता है। संतुलित वातावरण के चक्कर में पौधे की जड़ें अच्छे से पकड़ जाती है मिट्टी में। ठीक है, बहुत ज्यादा तापमान नहीं है, बहुत ज्यादा कम तापमान नहीं है, तो उस समय पे पौधे की रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। अब रूट का डेवलपमेंट हो गया, पौधा खड़ा हो गया, अब आने वाला है गर्मी का टाइम। तो गर्मी के टाइम में क्या होगा कि वो पौधे की जो बॉडी होगी ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, पौधा बन गया कौन से महीने में, फरवरी मार्च में, और अप्रैल मई जून में, ये 3 महीने में बॉडी उसकी बहुत मजबूत हो जाएगी। भले तो ग्रोथ नहीं करेगी लेकिन बॉडी बहुत मजबूत हो जाएगी। और जैसे ही बारिश आएगी तो जड़ें उसकी बनी है, बॉडी उसकी मजबूत है, अब क्या करनी है उसको, ग्रोथ करनी है केवल। तो वो एकदम से जो है आपको 2 साल की ग्रोथ पहली बारिश में दे देगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बारिश के समय पे पौधा लगाना चाहिए। तो बारिश के समय पे क्या होता है, एक तो सॉइल का जो तापमान होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मिट्टी बहुत गीली होती है तो जड़ों के विकास होने में बहुत टाइम लगता है, और जब तक जड़ों का विकास होता है तब तक जो है ना बारिश निकल जाती है। तो ग्रोथ होने का जो वक्त है वो हम पौधे के एस्टेब्लिशमेंट में लगा देते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट उस समय पर हो नहीं पाता क्योंकि परिस्थितियां विपरीत होती हैं। अगर पौधा पहले से खड़ा है तो वो ग्रोथ पकड़ लेगा, लेकिन अगर शिशु अवस्था में, इवन हम उसको जड़ पकड़ा रहे हैं, उस अवस्था में बारिश में पौधे अच्छे से नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम लोग नर्सरी वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि पहले नर्सरी तैयार कर लो और फिर जैसे ही बारिश आए तो पौधा ट्रांसप्लांट कर दो, उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। तो सबसे अच्छा जो वक्त है वो मंथ ऑफ फरवरी मार्च के महीने में आप लगाइए। कोई भी प्लांटेशन अगर आप करते हैं, पानी है तो, अगर पानी नहीं है तो ठीक है, मजबूरन फिर हमें जुलाई में बारिश के समय पे लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई समय की बात। दूसरी जो फायदे की बात है, तो बेसिकली नीम का जो पौधा है वो पूरे आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखेगा, और नीम की जो पत्तियां होंगी उनसे आपको जैविक दवाइयां बनाने में मदद मिलेगी। नीम की पत्तियों के बाद जो फल बनेंगे उससे जो निबोली गिरेगी, निबोली से आप चाहें तो घर पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट करके उसका ऑयल भी निकाल सकते हैं। ऑयल वो आपके स्प्रे में मतलब कीटों को कंट्रोल करने के काम आएगा। खली जो निकलेगी वो खली जो है ना वापस आप ग्राइंड करके आप फिर वापस इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए खेत में देंगे। तो फायदे तो उसके इतने हैं कि कोई फल वाले पौधे के जितने फायदे नहीं होंगे जितने फायदे उसके। और नीम की पत्ती एक आप ध्यान रखना, जब पतझड़ होती है ना तो क्या होता है बेसिक कि पत्तियां पीली पड़ती है, हवा चलती है, पता चला खेत की एक मेड़ पे हमारा नीम का पेड़ लगा है, वो नीम की पत्तियां पूरे खेत में जाके उड़ के और गिर रही हैं, और जब बारिश आती है तो वो पत्तियां वहीं डिस्पोज हो जाती हैं। तो वो एक इंसेक्ट को कंट्रोल करने का काम जो है वो पत्तियां ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में करती रहती होती रहती है।
तो ये बहुत बड़ी मतलब जो है ना फायदे की बात है। तो नीम का पौधा कई तरह से हमें फायदा पहुंचाता है, ऑयल के बेसिस पे, पत्तियों के बेसिस पे, कंपोस्टिंग के बेसिस पे, और इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए, इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए भी नीम की पत्ती का जो पौधा है वो काफी हेल्प करता है। निवोली गिरती है तो ठीक है, निवोली के बीज अगर पक गए हैं तो हम उससे पौधे भी बना सकते हैं, और भी पौधे बना सकते हैं, और नहीं तो उसके ऑयल को निकाल के खली को हम खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑयल को स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई तरह से ये फायदा पहुंचाता है। तो दो जो सवाल भाइयों ने किए थे फेसबुक के माध्यम से, वो हमने उनके जवाब दिए। आगे अगर आपके और भी कोई सवाल आते हैं तो निश्चित ही आप उनको नोट डाउन करके रखिए, और कल हम उन सवालों का फिर आपको आज के सेशन के जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। तो आज की जो चर्चा थी उस चर्चा को हम लोग समाप्त करते हैं, और कल हम पुनः वापस पूरी मन और तन की तैयारी के साथ में सुबह 9 बजे सीधा फील्ड पे मिलेंगे। और अगली जो कसरत हमको करनी है, अगला जो व्यायाम करना है, या अगले जो स्टेप हमें लेने हैं, उन स्टेप्स के बारे में हम लोग कल शुरू करेंगे। उम्मीद है कि कल जो है, कल का सेशन हमारा बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम कल और दूसरी नई चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मन के साथ और पूरे तन के साथ आप कल वापस हमें 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।